डन। नमस्कार, स्वागत सबका अध्ययन मंत्रा के इस प्लेटफॉर्म पर। सभी टीजीटी के एस्पिरेंट्स कल जिनका पेपर है उनको बहुत सारी शुभकामनाएं। और आज की क्लास हम उन्हीं के लिए शुरू कर रहे हैं एक्सक्लूसिवली, कुछ इंपॉर्टेंट क्वेश्चंस लेकर के, कुछ एडवाइस लेकर के, कुछ सजेशंस लेकर के, हाउ टू अपीयर इन द पेपर एंड हाउ टू क्रैक द पेपर। इन सारी चीजों की बात आज हम अपने इस क्लास में करने वाले हैं। फटाफट सभी लोग जुड़ जाइए और अपने अपने कमेंट्स के साथ, अपने अपने डाउट्स के साथ, अपने अपने क्वेश्चंस के साथ। आज की आपकी जो क्लास होने वाली है, बहुत सारे क्वेश्चंस आपके पेपर में कल इसी डिस्कशन से मिलने वाले हैं। पूरे ध्यान से सुनिएगा क्लास, नोट्स बिल्कुल नहीं बनाइएगा। अब आपके पास नोट्स बनाने का टाइम नहीं है, आप सिर्फ और सिर्फ इस क्लास को सुनिए। 1 घंटे 1.5 घंटे जितनी देर की क्लास चलेगी आप इसको पूरी तरीके से एंजॉय करिए। जितना आप एंजॉय कर लेंगे उतना ही आपको कल बेनिफिट होने वाला है आपके क्वेश्चन पेपर में। जब भी आप पेपर में जाएं, कैसे पेपर आपको अपीयर करना है, हाउ टू टैकल द क्वेश्चंस। आज यू नो कि जो पेपर होता है उसमें इजी भी क्वेश्चंस होते हैं, टफ भी क्वेश्चंस होते हैं, ट्रिकी भी क्वेश्चंस होते हैं। तो उन ट्रिकी क्वेश्चंस को कैसे टैकल किया जाए, टफ क्वेश्चन को कैसे किया जाए, और इजी तो आप कर ही लेते हैं, आप उसके मास्टर ही हैं। तो ये आज आपकी सिलेक्शन देने वाली क्लास है जिससे आपका सिलेक्शन 100% गारंटीड होने वाला है। आज हम उन सारे क्वेश्चंस की बात करेंगे जो छोटे छोटे दिखाई तो देते हैं, बट जब पेपर में आते हैं तो बड़े बड़े नंबर लेकर के आ जाते हैं। तो उन्हीं बड़े नंबर्स के आज हम छोटी छोटी बातें पढ़ने वाले हैं, छोटी छोटी बातें सीखने वाले हैं, जिससे आपका और हमारा दोनों का भला होने वाला है। आपके एग्जामिनेशन में आपका पेपर क्लियर होने वाला है। जी, जितने भी बच्चे जुड़ चुके हैं, प्रगति राज, मंजू, विश्वकर्मा, अपरिता, रंजना, विजय, ममता, दीपांशी, शशांक, नीलम रानी, सभी का स्वागत है। एवरीबॉडी इज मोस्ट वेलकम इन द क्लास। चलिए स्क्रीन शेयर करते हैं आपके साथ कुछ क्वेश्चंस की। उस क्वेश्चन को देखिएगा और क्वेश्चन को देखते हुए जो है आपको जवाब भी देना है। आपके पास कुछ क्वेश्चंस लेकर के हम आए हैं और वही क्वेश्चन जो है जो आपके एग्जामिनेशन के पॉइंट ऑफ व्यू से वेरी वेरी इंपॉर्टेंट है, उन्हीं वेरी वेरी इंपॉर्टेंट की बात जो है आज हम अपनी क्लास में करने चल रहे हैं। बिल्कुल बी रेडी विद योर आंसर्स एंड विद योर डाउट्स, विद योर क्वेश्चंस, विद योर फोन टैप्स ऑन, राइट। सबको ओपन करके शुरू करिए। सबको हम चल रहे हैं शुरुआत करने 1 बाय 1 क्वेश्चंस को लेकर के। क्लियर? चलिए स्वागत करते हैं आपका और आपके क्वेश्चन पर आ जाते हैं। ये देखिए पहला क्वेश्चन आपकी स्क्रीन पर ये आ गया है। पहला क्वेश्चन आपकी स्क्रीन पर आ गया है। क्वेश्चन को पढ़िए और फिर इसका जवाब दीजिए। लिखा हुआ है कि अफोरिज्म, व्हाट इज अफोरिज्म। पहली बात तो इसको जान लीजिए और वही डेफिनेशन भी क्वेश्चन में पूछ रहा है कि अफोरिज्म होता क्या है। और ऑप्शंस आपके पास अवेलेबल क्या है। ऑप्शन ए है एम्पल यूज ऑफ सिमिली एंड मेटाफर। एम्पल का सिनोनिम भी आपके पेपर में आ सकता है। एम्पल का मतलब होता है मोर देन एनफ, आवश्यकता से ज्यादा, तो उसका सिनोनिम एनफ भी हो सकता है। उसका सिनोनिम जो है सफिशिएंट भी हो सकता है, एक्सेस भी हो सकता है एम्पल का सिनोनिम। तो 2 क्वेश्चन यहीं से क्लियर हो गया आपका। एम्पल यूज ऑफ सिमिली एंड मेटाफर। ऑप्शन बी है इनडायरेक्ट वे ऑफ सेइंग समथिंग एम्बैरेसिंग, राइट। एम्बैरेस की स्पेलिंग बहुत इंपॉर्टेंट है आपके पेपर के पॉइंट ऑफ व्यू से। ध्यान दे रहिएगा कि एम्बैरेसिंग में क्या होता है। EMBA फिर RRASSING, एम्बैरेसिंग। 2 वर्ड्स जो बहुत स्पेलिंग फंसा देते हैं। एक का नाम है एम्बैरेसमेंट और दूसरे का नाम है एकोमोडेशन। एम्बैरेसमेंट में RRSS होता है और एकोमोडेशन में CC और MM होता है। इस बात को ध्यान रखिएगा। हो सकता है दोनों ही आ जाए पेपर में या हो सकता है कि एक ही आए। तो अफोरिज्म का जो सेकंड ऑप्शन दिया है दैट इज इनडायरेक्ट वे ऑफ सेइंग समथिंग एम्बैरेसिंग। और नेक्स्ट जो सी ऑप्शन दिया हुआ है आई स्पीच और राइटिंग ग्लोरीफाइंग समथिंग और समवन। एक ऐसी स्पीच जो किसी को या किसी चीज को ग्लोरीफाई करे उसको एफोरिज्म कहा जाता है। कि ऑप्शन डी दिया हुआ है शॉर्ट फ्रेज दैट सेज समथिंग ट्रू और वाइज, राइट। शॉर्ट फ्रेज, छोटे छोटे फ्रेजेस जो कुछ वाइज बुद्धिमानी वाली चीजें बताते हैं उनको कहा जाता है एफोरिज्म। किसको कहा जाता है?
आपको इसका जवाब देना है। जी देखिए अपने क्वेश्चंस और फिर अपना जवाब जो है डिजाइन करिए, अपना जवाब इसका बताइए। जी मीनाक्षी गहलोत, प्रगति राज, नीलम शर्मा, श्वेता मिश्रा, प्रिया मिश्रा, संतोष सिंह, जी सभी का जवाब बिल्कुल जो है सही है। कुछ जवाब गलत है, शिवानंद प्रजापति जी का जवाब गलत हो गया है। इस क्वेश्चन को एफोरिज्म जो है ये रिलेटेड किससे है? ये रिलेटेड है फ्रांसिस बेकन से। किससे रिलेटेड है? फ्रांसिस बेकन से रिलेटेड है। और फ्रांसिस बेकन के बारे में एक चीज आप और जानिए कि फ्रांसिस बेकन को फादर ऑफ इंग्लिश एसेस कहा जाता है। क्या कहा जाता है फ्रांसिस बेकन को? फ्रांसिस बेकन को फादर ऑफ इंग्लिश एसेस कहा जाता है। और इनकी जो स्टाइल है वो स्टाइल जो है अफोरिस्टिक स्टाइल है। अफोरिस्टिक स्टाइल का मतलब होता है बहुत कम शब्दों को यूज करके बहुत बड़ी बड़ी बात कर देना, उसको एफोरिज्म कहा जाता है। टू यूज मिनिमम वर्ड्स टू कन्वे मैक्सिमम मीनिंग, ये होता है एफोरिज्म। और इसी को शेक्सपियर डिफाइन करता है हैमलेट में। यह भी क्वेश्चन बहुत इंपॉर्टेंट है कि ब्रीविटी इज द सोल ऑफ विट। क्या बोलता है? कहता है कि ब्रीविटी का मतलब क्या होता है? ब्रीविटी का मतलब होता है ब्रीफ, शॉर्ट, पिथी, और वो भी एफोरिज्म है। और ब्रीविटी क्या है? ब्रीविटी इज द सोल ऑफ विट। विट की आत्मा है ब्रीविटी। कहा जाता है कि अगर आप बहुत बड़ी चीज को छोटे शब्दों में नहीं कह पाते तो आपको कहने का कोई अधिकार नहीं है। और फ्रांसिस बेकन इसके महारथी हैं। राइट, फ्रांसिस बेकन ने अफोरिस्टिक स्टाइल को यूज किया है अपने एसेस के लिए। हिंदी में बात करें तो इसी को पाणिनीय शैली कहा जाता है। पाणिनि का नाम आपने सुना होगा। एक शैली होती है बाणभट्टीय शैली, जहां छोटी बात को बहुत एक्सैजरेट करके कहा जाता है, और एक पाणिनीय शैली होती है जहां बड़ी बात को छोटे में कह दिया जाता है। जैसे पाणिनि के सूत्र होते हैं अकः सवर्णे दीर्घा, तो अकः सवर्णे दीर्घा में आ से लेकर क तक को पूरी बात कर लेते हैं। ये होती है अफोरिज्म, ये होता है एफोरिस्टिक स्टाइल। तो देखिए अब एक क्वेश्चन से कितने क्वेश्चन आपको मिले यहां से। एक तो एम्पल का सिनोनिम, एम्बैरस की स्पेलिंग, अकोमोडेशन की स्पेलिंग, ब्रीविटी इज द सोल ऑफ इट। ये लाइन भी पेपर में पूछी जा सकती है कि ये डायलॉग किसका है, किस प्ले का है, हैमलेट का है। अफोरिज्म स्टाइल है क्या? ये तो मेन क्वेश्चन ही था। और एक क्वेश्चन यहां से मिल गया कि अफोरिज्म शुरू किसने किया था। जी गागर में सागर भरना ही इसको कहा जाता है कविता। बिल्कुल सही जवाब आपने दिया है। चलिए अगले क्वेश्चन पर आते हैं। देखिए दूसरा क्वेश्चन क्या है, ग्रामर का है दूसरा क्वेश्चन। आई के बाद डैश दिया हुआ है और फिर इंग्लिश फॉर 6 years नाउ। आई के बाद डैश, इंग्लिश फॉर 6 years नाउ, और ऑप्शंस दिए हैं स्टडीड, हैव स्टडीड, वुड स्टडी और हैव बीन स्टडीइंग। इसमें से सही जवाब क्या होगा? सही उत्तर क्या होगा? क्लियर? चलिए जवाब किसका है जी? लगभग लोगों ने डी जवाब दे दिया है और डी ही इसका सही जवाब है। जी बिल्कुल, वैसे इसका जवाब बी भी गलत नहीं है, लेकिन डी इसका मोस्ट अप्रोप्रिएट है, या कंपैरेटिवली कहा जाए तो ये ज्यादा अप्रोप्रिएट है हैव बीन स्टडीइंग, क्योंकि आगे फॉर लगा है और सिंस और फॉर के साथ आप परफेक्ट कंटीन्यूअस टेंस का यूज करते हो। तो परफेक्ट कंटीन्यूअस का जो ऑप्शन है वो डी दिया हुआ है, इसलिए सही जवाब क्या हो जाएगा? सही जवाब हो जाएगा आई हैव बीन स्टडीइंग इंग्लिश फॉर 6 years नाउ। अगले 6 साल से मैं अंग्रेजी सीख रहा हूं। राइट, अगला क्वेश्चन फिर आपकी स्क्रीन पर, और ये क्वेश्चन लिटरेचर से है। और लिटरेचर में टीजीटी के भीष्म पितामह विलियम शेक्सपियर से। और क्वेश्चन है द लॉन्गेस्ट एंड शॉर्टेस्ट प्ले बाय विलियम शेक्सपियर आर। शेक्सपियर का लॉन्गेस्ट और स्मॉलेस्ट शॉर्टेस्ट प्ले कौन सा है? ऑप्शंस दिया है हैमलेट एंड मैकबेथ, हैमलेट एंड कॉमेडी ऑफ एरर्स, रोमियो एंड जूलियट,
रोमियो एंड जूलियट के साथ हैमलेट, और फिर किंग लियर एंड ओथेलो। पूछा है कि हैमलेट का लॉन्गेस्ट प्ले कौन सा है और हैमलेट का शॉर्टेस्ट प्ले कौन सा है। तो हैमलेट शेक्सपियर का लॉन्गेस्ट प्ले है जिसमें अराउंड 3000 लाइन्स हैं, राइट। हैमलेट लॉन्गेस्ट ट्रेजेडी भी है और लॉन्गेस्ट प्ले भी है, ऑलराइट। और जो दूसरा सेक्शन है, जो दूसरी बात कर रहा है कि शॉर्टेस्ट प्ले कौन सा है, तो यहाँ पे दो क्वेश्चन बनते हैं। ट्रिकी क्वेश्चन इसी को कहा जाता है। अगर डायरेक्ट पूछ ले कि हैमलेट की शॉर्टेस्ट ट्रेजेडी कौन सी है, तो शेक्सपियर की शॉर्टेस्ट ट्रेजेडी कौन सी है, तो शेक्सपियर की शॉर्टेस्ट ट्रेजेडी जो है वो है मैकबेथ, और लॉन्गेस्ट ट्रेजेडी कौन सी है, हैमलेट। अगर लॉन्गेस्ट जो है प्ले पूछा जाए शेक्सपियर का तो भी उसका जवाब हैमलेट है, और अगर शॉर्टेस्ट प्ले पूछा जाए ट्रेजेडी नहीं तो इसका जवाब होगा द कॉमेडी ऑफ एरर्स। कॉमेडी ऑफ एरर्स इसका शॉर्टेस्ट प्ले है शेक्सपियर का, और हैमलेट लॉन्गेस्ट प्ले है। जी वेरी गुड, सही जवाब बिल्कुल आप सबका जा रहा है। जहां पर दिक्कत होगी क्वेश्चन आपका देखता ही रहता हूं और आपको तुरंत जवाब भी दे दूंगा। अगला क्वेश्चन है, हु स्पीक्स ब्यूटी प्रोवोक्ड थीव्स सूनर देन गोल्ड। किसने ये स्टेटमेंट बोला है कि ब्यूटी ज्यादा शक्तिशाली होती है चोरों के लिए। ब्यूटी प्रोवोक्स थीव्स सूनर देन गोल्ड। ब्यूटी थीव्स को ज्यादा अट्रैक्ट करती है गोल्ड की तुलना में। ऑप्शंस दिए हैं सीलिया, ऑफिलिया, डेस्डिमोना और रोजलिंड। अब एक तो बात ये कंफर्म हो गई कि चारों नाम देख करके कि उत्तर कोई ना कोई शेक्सपियर की हीरोइन का ही है, और एक क्वेश्चन इस पर यह बन सकता है कि किस प्ले में है, और दूसरा क्वेश्चन ये कि उस प्ले में बोला किसने है। तो अगर प्ले की बात करें तो ब्यूटी प्रोवोक्स थीव्स सूनर देन गोल्ड ये शेक्सपियर के एज यू लाइक इट का है, और ये उसकी हीरोइन जो है रोजलिंड, ये वहां से जो है उसका डायलॉग है वहां से लिया गया है। तो किसकी लाइन है, रोजलिंड की लाइन है। जी श्रवण कुमार जी वेरी वेरी गुड इवनिंग। ज्योति कन्नौजिया, ममता शुक्ला, गुरु मंत्रा, भाई राम सर जी गुरु मंत्रा का भी अध्ययन मंत्रा में स्वागत है। मीनाक्षी शर्मा, मीनाक्षी गहलोत, सोनिका वर्मा, दीपक अहरवाल, साधना सिंह, पूजा सिंह, निधि श्रीवास्तव, कविता गोयल जी, नेहा शुक्ला, सबका जवाब जी बिल्कुल सही है। चलिए अगले क्वेश्चन पर बढ़ते हैं। क्वेश्चन ज्यादा है इसलिए थोड़ा स्पीड अप करिए, क्योंकि समय भी अब आपके पास ज्यादा नहीं है, स्पीड अप ही करना है। द हेड ट्रिक सीन ऑकर्स इन। हेड ट्रिक सीन शेक्सपियर के किस प्ले में अकर करती है, किस प्ले में आती है, और ऑप्शंस है मैकबेथ, किंग लियर, मेजर फॉर मेजर एंड ऑल्स वेल दैट एंड्स वेल। अंत भला तो सब भला, राइट। किस प्ले में आती है शेक्सपियर के हेड ट्रिक सीन, उसका जवाब है कि हेड ट्रिक और बेड ट्रिक एक ऐसा प्ले है शेक्सपियर का जहां पर ये दोनों सीन्स आती हैं, और प्ले जो है वो एक डार्क कॉमेडी है, उसको प्रॉब्लम प्ले भी कहा जाता है, और वो प्ले है मेजर फॉर मेजर। वैसे ऑल फॉर लव भी एक प्रॉब्लम प्ले ही है, बट यहाँ पे जो हेड ट्रिक की बात है तो जो प्रोटैगनिस्ट होता है उसकी जो उसी प्रोटैगनिस्ट क्या जो फीमेल प्रोटैगनिस्ट है इसाबेला के ब्रदर की ट्रिक होती है, जो है वहां पर उसका हेड चेंज कर दिया जाता है और उसी को हेड ट्रिक कहा जाता है।
पास बिल्कुल क्लियर आ रही है। चलिए कोई नहीं। इन विच प्ले ऑफ शेक्सपियर कैन वी अप्लाई द थियरी ऑफ एडिपस कॉम्प्लेक्स। तो एडिपस कॉम्प्लेक्स की थियरी अप्लाई की जाती है शेक्सपियर के प्ले हैमलेट में। क्लियर, कहां पर? शेक्सपियर के प्ले हैमलेट में अप्लाई की जाती है उनकी थियरी। और हैमलेट में क्यों अप्लाई की जाती है वो थ्योरी? क्योंकि हैमलेट ये नहीं चाहता था कि उसकी मदर जो गर्ट्रूड है वो शादी करे किससे? क्लॉडियस से, जो उसका अंकल है। लेकिन वहां पर वो करती है और हैमलेट इसी का पूरे प्ले में ऑब्जेक्शन करता रहता है और गर्ट्रूड को हमेशा समझाता रहता है। इसीलिए यहां पर एडिपस कॉम्प्लेक्स की थ्योरी अप्लाई की गई है। नेक्स्ट क्वेश्चन है, इन विच प्ले विलियम शेक्सपियर टॉक्स अबाउट 7 स्टेजेस ऑफ लाइफ। शेक्सपियर किस प्ले में 7 स्टेजेस ऑफ लाइफ की बात करते हैं? जी सुजाता पांडे, निधि श्रीवास्तव, आरती सिंह, साधना सिंह, प्रेरणा जी, आवाज आ रही होगी अब, बिल्कुल कोई दिक्कत नहीं है, आप थोड़ा लेट चल रहे हैं। नाउ आई एम ऑडिबल। शेक्सपियर अपने किस प्ले में 7 स्टेजेस ऑफ लाइफ की बात करता है? सबसे सिंपल उत्तर है, आप सबको पता है कि शेक्सपियर अपने किस प्ले में 7 स्टेजेस ऑफ लाइफ की बात करता है। और इसका जवाब क्या है? इसका जवाब है कि एज यू लाइक इट। एज यू लाइक इट में शेक्सपियर 7 स्टेजेस ऑफ लाइफ की बात करता है। क्लियर, 7 स्टेजेस ऑफ लाइफ की बात कहां करता है? एज यू लाइक इट में। नेक्स्ट क्वेश्चन है, वीनस एंड एडोनिस इज रिटन इन। वीनस एंड एडोनिस किस में लिखा है? किस में लिखा है मतलब अंग्रेजी में तो लिखा ही है, यहां पर ऑप्शंस कुछ और दिया है। ऑप्शंस में पूछ रहा है कि किस स्टैंजा फॉर्म में लिखा है। सिस्टर आइमा जो कि 6 लाइन स्टैंजा होता है, याद रखिएगा इसमें से एक क्वेश्चन बिल्कुल तय है आएगा। सिस्टर आइमा 6 लाइन स्टैंजा होता है। राइम रॉयल 7 लाइन स्टैंजा होता है। टर्जर राइमा 3 लाइन स्टैंजा होता है। और हीरोइक कपलेट 2 लाइन्स की जो कहा जाता है आयम्बिक पेंटामीटर की। और शेक्सपियर की द रेप ऑफ लुक्रीस राइम रॉयल में लिखी गई है। शेक्सपियर की रेप ऑफ लुक्रीस राइम रॉयल में लिखा है। और शेक्सपियर ने वीनस एंड एडोनिस किस में लिखा है? सिस्टा राइमा में लिखा है शेक्सपियर ने वीनस एंड एडोनिस को। राइट, किसमें? सिस्टा राइमा में वीनस एंड एडोनिस लिखा गया है। अब देखिए आपके स्क्रीन पर एक अजीबोगरीब सा वर्ड दिया है और वो अजीबोगरीब सा वर्ड शेक्सपियर भाई साहब ने ही अपने एक प्ले में यूज किया था। और किस प्ले में यूज किया था ये तो आपको जानना ही चाहिए। और ये भी जानना चाहिए जो प्रश्न पूछ रहा है और पूछ रहा है कि इस जो भारी भरकम वर्ड है, इस भारी भरकम वर्ड की मीनिंग क्या होती है। और भारी भरकम वर्ड जो है ये लैटिन भाषा से आया है, इस बात को भी जानिएगा। ये भी क्वेश्चन पूछा जाता है आपके पेपर में कि किसी वर्ड की ओरिजिन क्या है। तो इस भारी भरकम भाषा का जो ये भारी भरकम शब्द है ये लैटिन भाषा से आया है। देखिए आप पढ़ भले ही ना पाए लेकिन उत्तर बिल्कुल सही लगा दिए हैं। क्लियर, पढ़ ना पाए भले कि इसका मतलब क्या होता है, जवाब आपका बिल्कुल सही है। वैसे लिखा हुआ क्या है? ये लिखा है ऑनरिफिक। राइट, पहले लिखा ऑनरिफिक, फिर लिखा है कैबिलिट्यूडिनिटेटिवस। राइट, और इसका मतलब क्या होता है? इसका मतलब होता है द स्टेट ऑफ बीइंग एबल टू अचीव ऑनर्स। द स्टेट ऑफ बीइंग एबल टू अचीव ऑनर्स। ऑनर्स को अचीव करने लायक होना, ये इस शब्द का मतलब है, लैटिन भाषा का शब्द है। और शेक्सपियर ने इसको अपने प्ले अजी शिवानंद प्रजापति जी बिल्कुल सही जवाब है आपका, लव्स लेबर्स लॉस्ट में किया है। क्लियर, के कहां पर किया है? लव्स लेबर्स लॉस्ट में इसका यूज किया है। किसने? शेक्सपियर ने अपने प्ले लव लेबर लॉस्ट में पूरे अपने जितने वर्ड शेक्सपियर ने क्वाइन किए हैं उसका ये लॉन्गेस्ट वर्ड है। राइट, सबसे बड़ा वर्ड है ये शेक्सपियर का। क्लियर, चलिए नेक्स्ट क्वेश्चन पर आते हैं। फाइंड आउट द ग्रामेटिकली इनकरेक्ट सेंटेंस।
ग्रामेटिकली इनकरेक्ट सेंटेंस को आपको फाइंड आउट करना है। इसका मतलब यह है कि 3 सेंटेंसेस इसमें जो लिखे हैं वो गलत है और एक ही सेंटेंस है जो सही है। और सेंटेंसेस लिखे कौन कौन से हैं? ईच ऑफ देम फॉलोड हिज प्लान। दूसरा, नीदर ऑफ द एक्सपर्ट्स वर पेड फॉर। तीसरा, आई हैव ऑर्डर्ड द कॉफी। और चौथा, आई फियर ही विल फॉल। आपको बताना है इसमें से गलत सेंटेंस कौन सा है। जी, लोगों का सही और गलत दोनों जवाब आ रहा है। कुछ लोगों ने एक्सप्लेनेशंस भी दे दिया है और गलत भी दे दिया है। कोई बात नहीं, आज गलती करिए, कल नहीं करिएगा। कल अगर आप गलती करोगे तो वो अनपार्डनेबल ऑफेंस हो जाएगा, आज करोगे तो सुधर जाएगी। इसका जो जवाब है, जो गलत पोर्शन है, जो गलत सेंटेंस है वो है बी। बी क्यों है? क्योंकि बी का जो सब्जेक्ट है वो है नीदर, और नीदर ईदर हमेशा सिंगुलर होते हैं और इनकी जो वर्ब आती है वो हमेशा सिंगुलर की आती है। इसलिए सेंटेंस करेक्ट क्या बनेगा? नीदर ऑफ द एक्सपर्ट्स वाज पेड फॉर। राइट, नीदर ऑफ द एक्सपर्ट्स वाज पेड फॉर। आई होप आपको चीजें बेहतर दिखाई भी दे रही होंगी और बेहतर समझ में भी आपको आ रहा होगा। राइट, समझाने में समझ आ रहा होगा आपको कि कहना क्या चाह रहा सेंटेंस, मैं क्या कहना चाह रहा हूं, और आप उम्मीद है वही समझ भी रहे हैं जो मैं कहना चाह रहा हूं। क्लियर? चलिए, अगला क्वेश्चन पूछा है कि इसकी करेक्ट स्पेलिंग क्या है। और करेक्ट स्पेलिंग एक ही वर्ड है, 2 टाइप की स्पेलिंग का क्वेश्चन बनता है। एक तो क्वेश्चन ये बनता है जहां पर 4 वर्ड्स अलग अलग दिए होते हैं और उसमें से कोई एक की स्पेलिंग गलत होती है और पूछ लिया जाता है कि इनकरेक्ट स्पेलिंग को फाइंड आउट करिए। या 4 अलग अलग दिए होते हैं और 3 सही या के लिए 3 गलत और 1 सही होता है तो पूछ लिया जाता है कि करेक्ट को फाइंड आउट करिए। या कभी एक ही वर्ड होता है, उसकी 4 अलग अलग स्पेलिंग्स दी होती हैं और कहता है कि इसमें से करेक्ट कौन सी है, ये जो है आप फाइंड आउट करिए। उसी में से एक स्पेलिंग यहां पर आपकी स्क्रीन पर भी दिया है और वो स्पेलिंग है क्लोरोफिल। और क्लोरोफिल की स्पेलिंग क्या होती है? आई डोंट थिंक कि मुझे इसको बताने की जरूरत है, आप इसको खुद ही उत्तर लगा दोगे। अगला क्वेश्चन है कि टच स्टोन मेथड इज गिवन बाय। टच स्टोन मेथड किसने दिया था? टच स्टोन मेथड, पहले तो टीजीटी एस्पिरेंट्स बहुत ध्यान से सुन लें क्योंकि इसके लिए उनके 2 राइटर्स जो सिलेबस में हैं वो इसमें इन्वॉल्व होते हैं। टच स्टोन की थ्योरी की जहां तक बात है तो टच स्टोन की थ्योरी मैथ्यू अर्नल्ड ने दी थी। किसने? मैथ्यू अर्नल्ड ने। यहां पर उसका उत्तर बी है। आप ये कह सकते हो कि सर ये तो सिलेबस में नहीं है। जी, सिलेबस में मैथ्यू अर्नल्ड नहीं है लेकिन थ्योरी है। राइट, सिलेबस में मैथ्यू अर्नल्ड नहीं है लेकिन थ्योरी है टच स्टोन। टच स्टोन का मतलब है कि एक कंपैरेटिव मेथड है, जैसे कि ये कोई स्टोन है और ये जाकर के इसको टच करे और अगर इसको टच करे और टच करके इसके सिमिलर हो जाए, इसका मतलब कि इसके बराबर ये भी हो गया तो पोएट्री इक्वल हो गई है। इस कंपैरेटिव मेथड को अर्नल्ड टच स्टोन मेथड कहते हैं और इसके लिए अर्नल्ड 4 पोएट्स का नाम बताते हैं और कहते हैं कि अगर कोई भी व्यक्ति अपनी पोएट्री को सबलाइम बनाना चाहता है तो उसे उसका कंपैरिजन किससे करना चाहिए? उसे कंपैरिजन होमर से करना चाहिए, दांते से करना चाहिए, शेक्सपियर से करना चाहिए और मिल्टन से करना चाहिए। होमर, शेक्सपियर, दांते और मिल्टन से वो कंपेयर करे और कंपेयर करके जो है कंक्लूजन निकाले कि उसकी पोएट्री उनके बराबर है कि नहीं, और अगर है तो उसकी पोएट्री ग्रेट पोएट्री है। इसी को क्या कहा जाता है? इसी को टच स्टोन मेथड कहा जाता है। होमर, दांते, शेक्सपियर और मिल्टन। ऑलराइट, चलिए DMHS, जी बिल्कुल सही है।
DMHS, दांते मिल्टन, होमर, शेक्सपियर। वैसे इसको सीक्वेंस में लगाइए तो बनेगा HDSM, राइट। HD की सिम है वो, HD की सिम है, वही टच स्टोन मेथड है। अगला क्वेश्चन, अगला क्वेश्चन लिटरेरी फॉर्म और मूवमेंट से दिया है। इन अ बैलेड a line or stanza is repeated but with an addition that advances the story, it is called। एक बैलेड में एक स्टैंजा या कोई लाइन रिपीट की जाती है, लेकिन वो सिर्फ रिपीटिशन ही नहीं होता, उससे स्टोरी इंक्रीज भी करती है, आगे भी बढ़ती है। और जो स्टोरी आगे बढ़ती है तो क्या होगी, वो इंक्रीज होगी, और जो आगे को बढ़ाए उसको इंक्रीमेंटल कहा जाता है। तो इस प्रश्न का जवाब क्या हो जाएगा, इसका जवाब हो जाएगा बी, उसको इंक्रीमेंटल रिपीटिशन कहा जाएगा, कि रिपीट भी हो और इंक्रीमेंट भी लगे, वो आगे की तरफ प्रोसीड भी करे, बढ़ती रहा, उसको इंक्रीमेंटल कहा जाता है, राइट। इंक्रीमेंटल रिपीटिशन होता है वो। अगला क्वेश्चन, द सिंपलेस्ट वन, सिंपल भी क्वेश्चन टीजीटी में आते हैं। अ 14 लाइन पोएम इन आयम्बिक पेंटामीटर्स कंसिस्टिंग ऑफ 3 क्वार्टेंस एंड अ कंक्लूडिंग कपलेट इज नोन। आयम्बिक पेंटामीटर में 14 लाइंस की पोएम जिसमें 3 क्वार्टेंस और एक कपलेट होता है, उसको क्या कहा जाता है। जवाब बताने की जरूरत नहीं है, इससे सिंपल क्वेश्चन आपके पेपर में भी आता है, इससे भी सिंपल आता है, लेकिन ये हमारे लिए सबसे सिंपलेस्ट क्वेश्चन है और सबका जवाब सही है, किसी का गलत नहीं। उसको कहा जाता है शेक्सपियरियन सोनेट। क्लियर। अगला वर्ड आज जो क्वेश्चन है वो एक ईडियम है, पूछा है टू टेक द बुल बाय हॉर्न्स, इसका मतलब क्या होता है। टू टेक द बुल बाय हॉर्न्स इसका मतलब क्या होता है। टू टेक द बुल बाय हॉर्न्स का मतलब होता है आमने सामने बिल्कुल मुकाबला करना, किसी डिफिकल्टी को, चैलेंज को एक्सेप्ट कर लेना। फील अ डिफिकल्टी विद फुल कॉन्फिडेंस, लेकिन यहां पर उत्तर जो ए दिया है वो दिया है लेस कॉन्फिडेंस, इसलिए इसका जवाब ए नहीं होगा। क्या होगा इसका जवाब, इसका जवाब है डी, राइट। और डी क्या दिया है, टू फेस द डिफिकल्टी विद कॉन्फिडेंस, बोल्डली किसी को फेस करना। अगला क्वेश्चन भी बहुत बहुत इंपॉर्टेंट है, $1 मिलियन का क्वेश्चन है, राइट। $1 मिलियन क्वेश्चन है। अकॉर्डिंग टू के बाद, बी यूज्ड टू के बाद, प्रोन टू के बाद, विद व्यू टू के बाद, विद व्यू टू भी बहुत आता है, इन सब के बाद हमेशा जीरंड का प्रयोग किया जाता है। किसका, जीरंड का प्रयोग किया जाता है, आईएनजी का प्रयोग किया जाता है। जी नजमा नदीम जी, नाशिक जी, आशा जी, जी सभी को वेरी वेरी गुड इवनिंग। क्या इसका जवाब है, आई एम लुकिंग फॉरवर्ड टू मीटिंग यू, राइट। ऐसे विद द व्यू भी बनता है, ही केम हियर with a view to meeting me, with a view to के बाद भी ing फॉर्म का ही प्रयोग किया जाता है, राइट। I am looking forward to meeting you and I am used to teaching you सॉरी, be used to के बाद भी ing फॉर्म का प्रयोग किया जाता है। अगला क्वेश्चन जो आपके स्क्रीन पर है वो नरेशन का है। डायरेक्ट सेंटेंस दिया है और आपको इनडायरेक्ट बनाना है। डायरेक्ट में क्या दिया हुआ है, लेट्स सेल द हाउस सेड मोहन, और प्रिया ने कहा लेट्स नॉट। मोहन ने कहा चलो घर बेच देते हैं, और प्रिया ने कहा नहीं बेचेंगे। तो ये मोहन और प्रिया कौन कौन है, ये मोहन प्रिया ही जाने या प्रिया मोहन जाने, लेकिन इनडायरेक्ट आपको जानना है कि एक का प्रपोजल है और दूसरे का रिजेक्शन। क्लियर है इतनी बात तो, कि लेट्स सेल द हाउस ये प्रपोजल हो गया है, और एक जो है दूसरा क्या हो गया है, दूसरा रिजेक्शन हो गया है। अब देखिए प्रपोजल या सजेशन और रिजेक्शन कहां पर दिया है, वही इसका जवाब है, और इसका करेक्ट जवाब बी नहीं है, इसका करेक्ट जवाब है सी। मोहन
सजेस्टेड, अब देखिए थोड़ा सा टेक्निकल पॉइंट आपको यहां पर और बता दूं नरेशन के बारे में कि सजेस्ट और प्रपोज ये दो ऐसे ही हैं, अगर इनके बाद कोई इनडायरेक्ट ऑब्जेक्ट आता है तो ये हमेशा टू लेते हैं, राइट। आई सजेस्ट टू यू, ना कि आई सजेस्ट यू। आई प्रपोज टू यू, ना कि आई प्रपोज्ड यू। ये जनरली आप बोलते ऐसे हो, आई सजेस्ट यू, ये बिल्कुल गलत है। आई सजेस्ट टू यू होगा या आई प्रपोज्ड टू यू होगा, राइट। तो आधा ऑप्शन आप यहीं से डिलीट कर दीजिए। और अगर वो टू के बाद इनडायरेक्ट ऑब्जेक्ट नहीं दिया है तो सजेस्ट के तुरंत बाद जीरंड का प्रयोग हो जाएगा। आई सजेस्टेड गोइंग होम, क्या आई सजेस्टेड गोइंग होम, या तो आई सजेस्टेड दैट ही शुड गो होम, या तो फिर शुड वाला सेंटेंस लगाओगे तो दैट से कंटिन्यू करोगे। मतलब यह है कि सजेस्टेड के बाद हम इन्फिनिटिव का प्रयोग भी नहीं करते, हम वहां पर सीधे जीरंड का प्रयोग करते हैं और इसीलिए इसका जो जवाब है वो सी हो गया है। क्लियर। मोहन सजेस्टेड सेलिंग द हाउस बट प्रिया रिजेक्टेड। क्लियर। अगला क्वेश्चन वर्ड्सवर्थ की कुछ पोएम्स हैं और उन पोएम्स पर आपको सोच विचार करके उत्तर लगाना है कि इनमें से कौन सा सही मैच नहीं है, मिस मैचिंग दिया हुआ है। विलियम वर्ड्सवर्थ की पोयम है, 4 ऑप्शन है और चारों में पोएम वर्ड्सवर्थ की दी है। कौन सा, सॉरी 3 में दिया है और किस में नहीं दिया है ये बताना है। विलियम वर्ड्सवर्थ की पोएम है द ग्रीन लिनेट। विलियम वर्ड्सवर्थ की पोएम है टू द कुकू। विलियम वर्ड्सवर्थ की पोएम है टू द स्काईलार्क और विलियम वर्ड्सवर्थ की पोएम नहीं है टू आई स्काईलार्क। टू आई स्काईलार्क पीबी शैली की पोएम है। बिल्कुल आशा, जवाब आपका सही है। पीबी शैली की पोएम है टू आई स्काईलार्क और यही यहां पर मिसमैच्ड है और यहीं पर इसका उत्तर है। जी श्रवण जी। Next question. The meaning of two means matters. Two means matters का मतलब क्या होता है? The meaning of two means matters. Two means matter एक फ्रेज बनता है, not two means matters और एक है two means matters. Not two means matters का मतलब होता है किसी चीज को छुपाना नहीं, डायरेक्ट उत्तर दे देना, डायरेक्ट बोल देना। और टू मीन्स मैटर्स का मतलब होता है किसी चीज को घुमा फिरा के जवाब देना। तो यहां पर जो इसका जवाब है टू मीन्स मैटर्स का, वो क्या है? टू मीन्स मैटर्स का जवाब है टू स्पीक इनडायरेक्टली। क्लियर। टू स्पीक इनडायरेक्टली इसका जवाब है। जी ममता शुक्ला, जुगली, प्रगतिराज, गार्गी, नीलू, प्रिया, शिवानंद, शालिनी, नेहा, ममता, कामिनी, नाजिया, शशांक पांडे, आशीष नागर, ममता शुक्ला, नाजिया नदीम खान, ममता शुक्ला, प्रीति गुप्ता, दीपक खरवार, प्रीति पांडे, दीपक शर्मा, सभी का जवाब बिल्कुल सही है। जी नेहा जायसवाल। अगले प्रश्न पर आइए, नेक्स्ट क्वेश्चन पर आते हैं और वो है फिर से स्पेलिंग का। एक्युमुलेट की करेक्ट स्पेलिंग पूछा है और एक्युमुलेट की करेक्ट स्पेलिंग भी आप सर्च कर लेंगे, बिल्कुल आपको परेशानी नहीं होगी। और बहुत सारे लोगों ने अभी तक तो एक्युमुलेट का जवाब भी हमको दे दिया है और बिल्कुल सही जवाब दिया है कि एक्युमुलेट का उत्तर क्या होगा? ACCUMULATE। जी मीनू झा आप भी हैं जी, बिल्कुल देख रहा हूं। एक्युमुलेट के उत्तर स्पेलिंग का है, उत्तर है इसका ए, राइट। आइए नेक्स्ट क्वेश्चन पर। फिर पूछा है कि करेक्ट स्पेलिंग कौन सी है, मतलब 4 दिया है और 3 गलत है, 1 सही है, राइट। ये अलग अलग टाइप्स में आपको बता रहा हूं। 4 के चारों स्पेलिंग बहुत इंपॉर्टेंट है,
कोई सी भी आपके पेपर में पूछी जा सकती है। ध्यान से देखिएगा, एकोमोडेशन की स्पेलिंग, एक्सिलरेशन की स्पेलिंग, डायरिया की स्पेलिंग और असेसमेंट की स्पेलिंग, चार में से कौन से की स्पेलिंग गलत है? एकोमोडेशन की स्पेलिंग शुरुआत के क्लास में ही आपको बताई थी कि एकोमोडेशन में डबल सी डबल एम होता है और डबल सी डबल एम यहां पर नहीं दिया है, इसलिए वेरी सिंपल आंसर इसका है ए, राइट। ऑल दीज हैव बीन टॉट, जी all these have been taught and you have revised all of them and now you are going to face the examination, so one more revision, right। इसका जवाब है ए। नेक्स्ट क्वेश्चन, टू बकल डाउन, टू बकल डाउन वही है जो आजकल आप कर रहे हो। टू बकल डाउन का मतलब होता है टू वर्क सीरियसली, राइट, बहुत सीरियस होकर के किसी पर काम करना। ही सेड गुड बाय माई फ्रेंड्स, मेरे मित्रों अलविदा, और अलविदा का इनडायरेक्ट क्या होगा? गुड बाय का इनडायरेक्ट नरेशन क्या बनेगा? ही सेड गुड बाय टू हिज फ्रेंड्स, ये बनेगा कि ही बेड गुड बाय टू हिज फ्रेंड्स, कि ही एड्रेस्ड हिज फ्रेंड्स टू बिड गुड बाय, कि नन ऑफ दीज, इनमें से कोई नहीं। क्या बनेगा करेक्ट जवाब? करेक्ट जवाब इसका क्या बनेगा? ही सेड गुड बाय टू माई फ्रेंड्स का जवाब बनेगा ही बेड गुड बाय टू हिज फ्रेंड्स, राइट। जब भी बेड का क्वेश्चन पूछे तो उत्तर समझिएगा कि इसका जवाब जो होगा वो क्या होगा? बेड से बनेगा गुड बाय का। जस्ट अ मिनट, क्लियर। ही सेड गुड बाय का जवाब क्या हो जाएगा? ही सेड गुड बाय का जवाब हो जाएगा ही बेड गुड बाय टू हिज फ्रेंड्स, उसने अपने मित्रों को बेड किया। बिड की सेकेंड फॉर्म होती है बेड, और जहां गुड बाय टाइप का क्वेश्चन आ जाए सीधे बेड पर उत्तर लगा दीजिएगा। क्लियर। चलिए, अरे आपने पेड कोर्स में पढ़ लिया भाई, कुछ तो बिना पेड वालों का भी फायदा हो जाने दीजिए। और आज तो बहुत सारे क्वेश्चंस हैं, ठीक है, बहुत सारे हैं भी, वहां पर भी पहुंचते हैं, इसलिए ज्यादा टेंशन ना लीजिए। ही सेड टू मी यू आर लकी एंड आई एम अनलकी, इनडायरेक्ट नरेशन बनाना है, बहुत सिंपल है ये। ही सेड टू मी यू आर लकी एंड आई एम अनलकी, इनडायरेक्ट क्या बनाना है? देखिए उत्तर यहां पर क्या होगा? ही टोल्ड मी दैट I was unlucky and he was I was lucky and he was unlucky. Option B है he said to me that I am lucky and he is unlucky. Option C है he told me if I am lucky and he was unlucky, और none of them. अब देखिए said to दिया है, assertive का सेंटेंस दिया है। अब अगर said to दिया है और assertive का सेंटेंस दिया है तो सेड टू किसमें बदलता है? सेड टू बदलता है टोल्ड में। अब ए और सी में टोल्ड दिया है, बी में नहीं दिया है, तो बी को हटा दीजिए। अब ए और सी में क्या गलत हो सकता है? अब गलत सी है। क्यों? क्योंकि सी में टेंस नहीं परिवर्तित किया है, और जहां टेंस नहीं परिवर्तित किया है, एम ही रहने दिया है, इसका मतलब वो ऑप्शन नहीं होगा। तो ऑप्शन हम बचा क्या? वही हो जाएगा। बिना सोचे समझे बिल्कुल आप उत्तर लगा दीजिए, और उसका उत्तर क्या है?
ए। अगला प्रश्न, अगला क्वेश्चन है शेक्सपियर के बारे में कि किसने ये कहा था कि शेक्सपियर की आत्मा बहुत समझदार और बहुत बड़ी है। द लार्जेस्ट एंड मोस्ट कॉम्प्रिहेंसिव सोल, ये शेक्सपियर के बारे में किसने कहा था? द लार्जेस्ट एंड मोस्ट कॉम्प्रिहेंसिव सोल, शेक्सपियर के बारे में किसका स्टेटमेंट है, ये पूछा है। जी दुआ करिए, आपको प्रैक्टिस सेट से क्वेश्चन मिलेगा, बिल्कुल गारंटीड। पे इस प्रैक्टिस सेट से आपको क्वेश्चन मिलेगा, बिल्कुल जो है ये मेहनत आपकी बेकार नहीं जाएगी। लास्ट आवर की मेहनत है और बहुत मेहनत करके क्वेश्चन पेपर मैंने बनाया भी है ताकि आप सबको उसका फायदा हो, आप सबको उसका बेनिफिट हो। राइट, किसने कहा था शेक्सपियर के बारे में कि ही हैड द लार्जेस्ट एंड मोस्ट कॉम्प्रिहेंसिव सोल? राइट, लार्जेस्ट एंड मोस्ट कॉम्प्रिहेंसिव सोल शेक्सपियर की है, ये बात किसने बताई थी? डॉक्टर जॉनसन ऑप्शन में दिया है, उन्होंने बताई थी, ड्राइडन ने बताई थी, कि टीएस एलियट ने बताई थी, कि आईए रिचर्ड्स ने बताया था? शेक्सपियर के बारे में ये स्टेटमेंट जॉन ड्राइडन ने दिया था। जॉन ड्राइडन को फादर ऑफ क्रिटिसिज्म भी कहा जाता है। जॉन ड्राइडन को फादर ऑफ क्रिटिसिज्म भी कहा जाता है। और जॉन ड्राइडन को फादर ऑफ क्रिटिसिज्म कहा किसने था, यह भी बहुत जरूरी है। जॉन ड्राइडन को फादर ऑफ क्रिटिसिज्म, उसके ऊपर जो ऑप्शन दिया है उन्होंने ही कहा था, डॉक्टर सैमुअल जॉनसन ने। राइट, डॉक्टर सैमुअल जॉनसन ने कहा था ड्राइडन को फादर ऑफ क्रिटिसिज्म। क्लियर? चलिए नेक्स्ट प्रश्न पर आइए, अगले क्वेश्चन पर आते हैं। अगला क्वेश्चन है, His story requires Romans or kings? उसकी स्टोरी में रोमन्स होते हैं, किंग्स होते हैं, बट ही थिंक्स ओनली ऑफ मेन, लेकिन वो सिर्फ आदमी के बारे में सोचता है। रोमन्स और किंग्स के बारे में नहीं, वो सिर्फ आदमी के बारे में सोचता है। ये बात शेक्सपियर के लिए किसने कहा था? अब इसका जवाब है डॉक्टर सैमुअल जॉनसन ने। राइट, डॉक्टर सैमुअल जॉनसन ने शेक्सपियर के बारे में कहा था कि हिज स्टोरी रिक्वायर्स रोमन्स और किंग्स बट ही थिंक्स ओनली ऑफ मेन। राइट, उसने सिर्फ मेन के बारे में सोचता है, मेन के बारे में वो बात करता है। प्रिल्यूड में कितनी बुक्स हैं? ये भी शेक्सपियर के सोनेट की तरह वाला ही क्वेश्चन है कि द प्रिल्यूड कंसिस्ट ऑफ हाउ मेनी बुक्स? 10, 12, 14 और 16। जवाब क्या है? इसका जवाब है कि इसमें कितनी बुक्स हैं? इसमें 60 जो है 14 बुक्स हैं। क्लियर? कितनी बुक्स हैं इसमें? 14 बुक्स हैं। और प्रिल्यूड है क्या? प्रिल्यूड ऑटोबायोग्राफी है। किसकी ऑटोबायोग्राफी है? विलियम वर्ड्सवर्थ की। राइट, विलियम वर्ड्सवर्थ की ऑटोबायोग्राफी है, 1850 में छपी थी, उनकी वाइफ ने पब्लिश करवाई थी और कॉलरिज को डेडिकेटेड है। राइट, ये सारी चीजें जो है इससे रिलेटेड है। 1805 में ही प्रिल्यूड पूरा हो गया था, लेकिन छपा वर्ड्सवर्थ की डेथ के बाद पास्थुमस एडिशन है। क्या पास्थुमस एडिशन है इनका जो है प्रिल्यूड। राइट, प्रिल्यूड का मतलब क्या होता है? प्रिल्यूड का मतलब होता है प्रीफेस। एक क्वेश्चन ऊपर। राइट, अगला क्वेश्चन क्या है? अगला क्वेश्चन फिर से पूछा है, कौन सा मिसमैच है यहां पर? Which of the following pairs is mismatched in
अ सीरीज ऑफ सिंगुलर टू प्लूरल, एक सीरीज दिया है सिंगुलर टू प्लूरल का, और उसमें पूछा है कि इसमें मिसमैच कौन सा है। मतलब एक तरफ सिंगुलर दिया हुआ है, दूसरी तरफ प्लूरल दिया हुआ है, तो एक तरफ सिंगुलर कौन सा है और प्लूरल कौन सा है, इसी को लगाने के लिए बोल रहा है। राइट, एक ऑप्शन ए दिया हुआ है क्राइटेरिया, क्राइटेरियन, ब्यूरो, ब्यूरेक्स, मीडियम, मीडिया, रेडियस, रादी। राइट, इसमें कौन सा पेयर मैच नहीं करता है, कौन सा पहला सिंगुलर और बाद वाला प्लूरल नहीं है। तो इसका जवाब आपने दिया है जी, बिल्कुल सही है जी। ममता शुक्ला जी, प्रिया विजयपाल, प्रिया मशी, चौधरी अनु, आशीष नागर, BCD सिंगुलर टू प्लूरल है, बट ए जो है वो प्लूरल टू सिंगुलर हो गया है। बिल्कुल यही जवाब है, बिल्कुल सही जवाब है। नेक्स्ट क्वेश्चन में पूछा है कि एक सेंटेंस है और किस पार्ट में एरर है। दिस कार इज सुपीरियर एंड मोर कॉस्टली देन द वन आई हैव। दिस कार इज सुपीरियर एंड मोर कॉस्टली देन द वन आई हैव। इसका जवाब क्या होगा? इसका जवाब है दिस कार इज सुपीरियर टू एंड कॉस्टलियर देन। ये इसका सही सेंटेंस बनेगा, दिस कार इज सुपीरियर टू एंड कॉस्टलियर देन द वन आई हैव। बट फिलहाल यहां उत्तर क्या है? यहां पर इस प्रश्न का जो जवाब है वो है इसका बी, सुपीरियर टू, इंफीरियर टू, जूनियर टू, सीनियर टू, इंटीरियर टू, एक्सटीरियर टू, अल्टीरियर टू, प्रेफर टू। ये सब टू वाले वर्ड्स हैं, इनके साथ टू का प्रयोग किया जाता है। अगला क्वेश्चन फिर ग्रामर का, ही हैड बीन टू स्कूल बट ही हैड लर्न्ड नथिंग देयर। दो सेंटेंस दिया हुआ है, दो कोऑर्डिनेट क्लासेस दी हुई हैं और दोनों ही पास्ट के परफेक्ट में दी हैं। एक पास्ट के परफेक्ट में रह जाएगी और दूसरा पास्ट के इनडेफिनिट में हो जाएगी। पास्ट के परफेक्ट में कौन सा होगा? जो पहले वाला पार्ट है, बाद वाला जो पार्ट है वो पास्ट के इनडेफिनिट में हो जाएगा। ही हैड बीन टू स्कूल बट लर्नड नथिंग देयर। और आंसर क्या इसका हो जाएगा? आंसर इसका हो जाएगा सी, ही हैड बीन टू स्कूल बट ही लर्नड नथिंग देयर। क्लियर? आइए नेक्स्ट क्वेश्चन। मेटोनिमी फिगर ऑफ स्पीच की डेफिनेशंस दी है, उसके बारे में कुछ दिया है और आपको बताना है कि कौन सा सही नहीं है। मेटोनिमी के बारे में पढ़िए। ऑप्शन ए दिया है कि द ग्रीक लैंग्वेज मेटोनिमी डिनोट्स अ चेंज ऑफ नेम। दूसरा, मेटोनिमी occurs when one thing is applied to another with which it has become closely associated. ऑप्शन सी दिया है, in metonymy a part of something is used to represent the whole, to signify the whole. और ऑप्शन डी दिया हुआ है, the scepter can be used to stand for a king in metonymy. राइट, सेप्टर को मेटोनिमी में हम किंग के जगह पर यूज कर सकते हैं। और इसमें कौन सा जवाब है जो सही नहीं है? यहां पर जो इसका उत्तर है वो होगा क्या? ये उत्तर होगा सी। जी श्रवण जी, बिल्कुल सी उत्तर है इसका। और सी उत्तर क्यों है? क्योंकि सी सिनेक्डेकी की डेफिनेशन है। क्या है सी? सी सिनेक्डेकी की डेफिनेशन है। रेस्ट ऑफ द थ्री जो है वो मेटोनिमी की डेफिनेशन है, वो उन्हीं से टैली करते हैं, उन्हीं से मिलते हैं। नेक्स्ट क्वेश्चन है, ही वॉज एंग्री डैश ही लिसन्ड टू मी पेशेंटली। वो नाराज था और उसने मेरी बात सुनी। नाराज था तो क्यों सुनी मेरी बात? नाराज होना और मेरी बात सुनना दो कंट्राडिक्टरी चीजें हैं, और दो कंट्राडिक्टरी चीजों को इंट्रोड्यूस करने के लिए हम किसका यूज करते हैं? बट का यूज करते हैं। राइट, बट का यूज करते हैं। तो यहां पर जवाब क्या हो जाएगा? यहां पर जवाब हो जाएगा बट। जी बिल्कुल सही, फटाफट आपके आंसर आते हैं, मेरे से तेज आप है। अब बिल्कुल एग्जामिनेशन आपका कल है, ऐसा ही लग रहा है, इतना तेज आप जवाब देते हैं। चलिए अगले क्वेश्चन पर। अगला क्वेश्चन आपकी स्क्रीन पर फिर से फिलर्स का है।
देयर आर डैश एनी फ्लावर्स इन द गार्डन, देयर आर एनी फ्लावर्स इन द गार्डन। आपको यहां से एक एडजेक्टिव चुनना है। एनी पहले ही एडजेक्टिव लगाए, सॉरी एनी पहले एडजेक्टिव लगाए तो आपको एडजेक्टिव नहीं, आपको एडवर्ब चूज करना है। फ्यू एडजेक्टिव है, फ्यू फ्लावर्स होता है, आ फ्यू फ्लावर्स होता है, एनी फ्लावर्स होता है। और जब फ्यू, अ फ्यू और एनी तीनों सेम है और एनी वहां पहले दिया है, इसका मतलब ए नहीं होगा, इसका मतलब बी नहीं होगा। होगा क्या? सब तो हो नहीं सकते, यहां पर होगा स्कार्सली, राइट। स्कार्सली और हार्डली निगेटिव सेंस के लिए यूज किए जाते हैं। देयर आर स्कार्सली एनी फ्लावर्स इन द गार्डन, राइट। शायद ही कोई फ्लावर गार्डन में दिया हो। क्लियर? आइए नेक्स्ट फिगर ऑफ स्पीच का ही क्वेश्चन है। द अकरेंस ऑफ द सेम लेटर आर साउंड एट द बिगिनिंग ऑफ एडजेसेंट वर्ड। बगल का जो वर्ड है उसमें बिल्कुल टैली कर रहा हो ऐसा वर्ड जो होता है उसे क्या कहते हैं? फेयर फील्ड फुल ऑफ फॉग, फेयर फील्ड फुल ऑफ फॉग, फेयर फील्ड फुल फॉग, सारे एफ। ये जो है दिया है द अकरेंस ऑफ द सेम लेटर्स आर साउंड एट द बिगिनिंग ऑफ एडजेसेंट वर्ड। इसको क्या कहा जाता है? इसको क्या कहते हैं? इसे एलिटरेशन कहा जाता है। ये अनुप्रास होता है हिंदी के फिगर ऑफ स्पीच का। यहां पर चीजें मूव करती रहती हैं। अगला क्वेश्चन देखिए अब। हु डिस्क्राइब्स द आइडियल कॉमनवेल्थ इन द टेम्पेस्ट? टेम्पेस्ट में आइडियल कॉमनवेल्थ को कौन डिस्क्राइब करता है? फर्डिनेंड, प्रॉस्पेरो, मिरांडा या गोंजेलो, राइट। ये चारों कहां के कैरेक्टर्स हैं? ये चारों कैरेक्टर्स हैं शेक्सपियर के हैमलेट, सॉरी द टेम्पेस्ट के। और द टेम्पेस्ट में वो पूछ रहा है कि कौन है जो आइडियल कॉमनवेल्थ को डिस्क्राइब करता है, और इसका जवाब है डी, गोंजेलो ऐसा व्यक्ति है जो आइडियल स्टेट की बात करता है, आइडियल कॉमनवेल्थ की बात करता है। गोंजेलो प्रॉस्पेरो का गुड काउंसलर है और ये गोंजेलो ही है जिसने बुक्स ला करके दिया था प्रॉस्पेरो को जब प्रॉस्पेरो अपने स्टेट को छोड़ करके चला आया था तब। क्लियर? चलिए, आई होप कि यू आर एंजॉइंग द क्लास। मजा आ रहा होगा आपको, आप बोर नहीं हो रहे होंगे, ऐसा मुझे लग रहा है। आपको ऐसा लगता है कि नहीं, पता नहीं। चलिए अगला क्वेश्चन जो है, द एम ऑफ द सफरजेट मूवमेंट वाज टू गेट फॉर वीमेन। एक तो इसकी सिनोनिम आप याद रखिएगा कि सफरजेट क्या होता है। वन वर्ड सब्स्टिट्यूशन में भी ये क्वेश्चन आ सकता है। सफरजेट का मतलब होता है मताधिकार, राइट टू वोट, राइट। राइट टू वोट इसका मतलब होता है, अब ऑप्शन देखिए, राइट टू वोट की बात कौन सा ऑप्शन कर रहा है? राइट टू वोट की बात कर रहा है फ्रेंचाइज, राइट। और यही इसका जवाब है। चलिए एंजॉय कर रहे हैं तो भी आपको बहुत बहुत बधाई। मजा आ रहा है? चलिए आशा जी, मजा आना चाहिए क्योंकि पूरा मजा कल लेना है पेपर में, बिल्कुल कुछ छोड़ना नहीं है। अगला क्वेश्चन, fill in the blanks with a suitable alternative. The dinner smells, smell, taste, hear, जो है ये सब परसेप्शन की वर्ब्स हैं, और परसेप्शन की वर्ब्स के साथ हम एडवर्ब का प्रयोग ना करके एडजेक्टिव का प्रयोग करते हैं। क्या बनेगा ये? द डिनर स्मेल्स गुड। क्या बनेगा? द डिनर स्मेल्स गुड बनेगा इसका सही जवाब। अगले क्वेश्चन पर आइए। अगला क्वेश्चन है, शेक्सपियर्स हिस्ट्री प्लेज ऑल टुगेदर डील विद द पीरियड ऑफ। शेक्सपियर के जो हिस्ट्री प्लेज हैं वो टोटल
कितने ईयर को कवर करते हैं, राइट, कितने साल के इतिहास को कवर करते हैं शेक्सपियर के हिस्ट्री प्लेस। और जब आप जनरली शेक्सपियर के हिस्ट्री प्लेस की बात करोगे तो वो ब्रिटिश के हिस्ट्री प्लेस होते हैं, तो वो रोमन हिस्ट्री प्लेस नहीं होते। तो शेक्सपियर के जो ब्रिटिश हिस्ट्री प्लेस हैं वो कितना टाइम कवर करते हैं अपने जो है कितने टाइम तक का इतिहास शेक्सपियर ने लिखा है। ऑप्शन है 1000 ईयर्स, 700 ईयर्स, 450 ईयर्स और 350 ईयर्स। 350 साल, 450 साल, 700 साल या 1000 साल शेक्सपियर ने कितने की हिस्ट्री लिखा है अपने प्ले में? कितने की लिखा है? शेक्सपियर ने अपने प्ले में 350 ईयर्स की हिस्ट्री कवर किया है, राइट। इन द बिगिनिंग ऑफ द 13th सेंचुरी से चलते हैं और एट द मिड ऑफ द 16th सेंचुरी तक आते हैं। किंग जॉन से लेकर के और किंग हेनरी 8th के तक का समय शेक्सपियर ने कवर किया है। और किंग जॉन का जो टाइम है वो अर्ली डेज ऑफ 13th सेंचुरी है और जो हेनरी 8th का टाइम है वो मिड जो है कह लीजिए 16th सेंचुरी तक वो रूल करता है। तो ये टोटल 350 साल का टाइम शेक्सपियर ने अपने इंग्लिश हिस्ट्री प्लेस में कवर किया है। क्लियर? चलिए अगला क्वेश्चन ना तो ग्रामर का है और ना तो लिटरेचर का है, कुछ बीच का है। पूछ रहा है कि हाथियों के झुंड को क्या कहा जाता है? द प्रॉपर वर्ड फॉर अ ग्रुप ऑफ एलिफेंट्स, राइट। ग्रुप ऑफ एलिफेंट्स के लिए जो प्रॉपर वर्ड होता है वो क्या होता है? जी एकता बालियान जी, नीलम शर्मा जी, नीतिका सिंह, ममता शुक्ला जी, बिल्कुल सही है। मोटिवेटिंग ब्लॉग भी बिल्कुल। और इसका जवाब क्या है? इसका जवाब है उसको हर्ड कहा जाता है, राइट। हर्ड कहा जाता है हाथियों के झुंड को। चलिए नेक्स्ट क्वेश्चन। अगला क्वेश्चन है ब्लैंक वर्स क्या होता है? बहुत इंपॉर्टेंट क्वेश्चन है इस बार के ट्रेंड ग्रेजुएट टीचर के लिए, बहुत इंपॉर्टेंट है। ब्लैंक वर्स क्या होता है? ब्लैंक वर्स का जो ऑप्शंस दिया है, राइम्ड आयम्बिक पेंटामीटर लाइंस, अनराइम्ड आयम्बिक पेंटामीटर लाइंस, डैक्टिलिक टेट्रामीटर की लाइंस की एनापेस्टिक हेक्सामीटर की लाइंस। ये डैक्टिलिक, आयम्बिक, एनापेस्टिक ये जो है ये सब इंग्लिश में फुट के नाम होते हैं और हमने आपको क्लास में बेहतर तरीके से सारे फुट्स के बारे में बताया भी था। और उसी पर एक क्वेश्चन है कि ब्लैंक वर्स क्या होता है? ब्लैंक वर्स आयम्बिक पेंटामीटर की लाइंस होती हैं। यहाँ पर 2 आयम्बिक पेंटामीटर्स का ऑप्शन दिया है। आयम्बिक पेंटामीटर की लाइन में जो यहाँ पर सही जवाब है वो है अनराइमिंग आयम्बिक पेंटामीटर लाइंस होती हैं। जो राइम करता है वो हीरोइक कपलेट बन जाता है और जो अनराइम करता है वो क्या बन जाता है? अनराइम जो करता है उसी को ब्लैंक वर्स कहा जाता है। और ब्लैंक वर्स को जो खास करके ब्लैंक वर्स इंग्लैंड में सबसे पहले यूज किसने किया था? तो ब्लैंक वर्स की अगर बात करें तो इंग्लैंड में इसको सबसे पहले यूज किया था सर अर्ल ऑफ सरे ने, जिनका नाम था सर हेनरी होवर्ड। उनको ही क्रेडिट है, उनको क्रेडिट जाती है इंग्लिश में जो है ब्लैंक वर्स सबसे पहले यूज करने की। क्लियर? चलिए अगला प्रश्न देखिए, आपकी स्क्रीन पर आ चुका है। Who is known as the poet of the lakes? पोएट ऑफ द लेक्स किसको कहा जाता है? पोएट ऑफ द लेक्स किसको कहा जाता है? उत्तर बताना है आपको बायरन, कॉलरिज, वर्ड्सवर्थ और कीट्स में से। आपने लेक पोएट्स के बारे में पढ़ रखा है और लेक पोएट्स में वर्ड्सवर्थ हैं, कॉलरिज हैं और रॉबर्ट सदे हैं। लेकिन ये क्वेश्चन थोड़ा सा ट्रिकी बनाया है, उल्टा कर दिया है। पूछा है कि किसको पोएट ऑफ द लेक्स कहा जाता है, और पोएट ऑफ द लेक्स का जब क्वेश्चन पूछेगा कि पोएट ऑफ द लेक्स किसको कहा जाता है, तो पोएट ऑफ द लेक्स कहा जाता है वर्ड्सवर्थ को, राइट। किसको? वर्ड्सवर्थ को पोएट ऑफ द लेक्स कहा जाता है। जी बिल्कुल, सबका जवाब तो सही होता है। अगला क्वेश्चन, द प्लूरल ऑफ एलुमिनस। एलुमिनस का प्लूरल क्या होता है?
ये भी बहुत सिंपल सा क्वेश्चन है। दो प्लूरल ऑफ एल्यूमिनस जो है इसका जवाब है डी, इसको एल्यूमिनाई होता है प्लूरल एल्यूमिनस का। अगला क्वेश्चन है द यंग वन ऑफ अ कैट इज, कैट के बच्चे को क्या कहा जाता है। अब अगर कुत्ते के बच्चे को क्या कहा जाता है, कैट के बच्चे को क्या कहा जाता है, टाइगर के बच्चे को क्या कहा जाता है, डियर के बच्चे को क्या कहा जाता है, ये सब आप पढ़ चुके होंगे। डियर के बच्चे को फान कहा जाता है, लायन के बच्चे को, टाइगर के बच्चे को कब कहा जाता है, राइट। डॉग्स के बच्चे को पपी कहा जाता है और कैट के बच्चे को किटन कहा जाता है, गाय के बच्चे को काफ कहा जाता है, आदमी के बच्चों को किड कहा जाता है, किट नहीं, राइट, किड कहा जाता है। सब बहुत सिंपल वाले बचपन में, प्राइमरी में, नर्सरी में जो पढ़े थे ये सब वही वाले क्वेश्चन हैं और वही वाले क्वेश्चंस आपको टीजीटी बनाने के लिए भी पर्याप्त हैं। चलिए अगला क्वेश्चन आपके स्क्रीन पर आ चुका है, देखिए जवाब दीजिए। पूछा है आयम्बस क्या होता है, राइट। अभी आपको थोड़ी देर पहले ही बताया था आयम्बस एक फुट का नाम है, राइट। आयम्बस फुट का नाम है, नाउन है आयम्बस, और उसका एडजेक्टिव जब बनाते हैं तो आयम्बिक बन जाता है, राइट। उसका एडजेक्टिव क्या बन जाता है, आयम्बिक बन जाता है। और इसमें से क्या है, अब जिसने भी हमारी क्लास अटेंड की है लिटरेरी फॉर्म्स और मूवमेंट्स वाली, सब इसका जवाब सबको पता है कि क्या है इसमें से। ऑप्शंस पढ़ दो। वन अनएक्सेंटेड सिलेबल फॉलोड बाय एन एक्सेंटेड वन। एक चीज और जान लीजिए, अनएक्सेंटेड को अनस्ट्रेस्ड भी कहा जाता है और एक्सेंटेड को स्ट्रेस्ड कहा जाता है, राइट। स्ट्रेस्ड और अनस्ट्रेस्ड जिसे आप कहते हो वही एक्सेंटेड और अनएक्सेंटेड लाइन होती है। और फिलहाल जो यहाँ पर जवाब दिया है कि आयम्बस किसे कहा जाता है, तो इसका उत्तर भी यहाँ पर वही है, ए। तो बाकी ऑप्शन आपको पढ़ने की जरूरत नहीं है। अगला क्वेश्चन है कि हैमलेट को आर्टिस्टिक फेलियर किसने कहा है, हु कॉल्ड हैमलेट एन आर्टिस्टिक फेलियर। तो इसका भी जवाब आप सबको पता है कि हैमलेट को आर्टिस्टिक फेलियर किसने कहा है। हैमलेट को आर्टिस्टिक फेलियर कहा है भाई साहब थॉमस स्टर्न्स एलियट ने अपने ऐसे हैमलेट एंड हिज प्रॉब्लम्स में कहा है कि हैमलेट आर्टिस्टिक फेलियर है। अब अगर ये पेपर में आ जाए कि फिर आर्टिस्टिक सक्सेस कौन सा प्ले है शेक्सपियर का, तो आर्टिस्टिक सक्सेस जो है वह है कॉरियोलानस और दूसरा आर्टिस्टिक सक्सेस है मैकबेथ। क्लियर, ये दो प्ले आर्टिस्टिकली सक्सेसफुल है और हैमलेट आर्टिस्टिक फेलियर है। क्लियर। अगला प्रश्न देखिए, प्रश्न देखते ही उत्तर आपको समझ में आ जाएगा कि जेलर जो होता है, इसको गोलर मत पढ़ लीजिएगा कि हॉकी और फुटबॉल का गोलर है, इसको जेलर पढ़ा जाता है। स्पेलिंग भी एक बार पेपर में आ चुकी है, GAOL जेल होता है और GOAL गोल होता है। अब जब GAOL गोल का सिनोनिम पूछेगा वो जेल का पूछेगा, टारगेट मत लगा करके आइएगा, नहीं टारगेट 0 हो जाएगा। क्लियर, पढ़िएगा ध्यान से स्पेलिंग। इसको जेलर पढ़ा जाता है और जेलर प्रिजन का बॉस होता है। हम अंग्रेजों के जमाने के जेलर हैं, तो जेलर जेल का होता है, प्रिजन का होता है, राइट। जेलर इज द इंचार्ज ऑफ प्रिजन। अगला क्वेश्चन, द साइंटिफिक स्टडी ऑफ द डेवलपमेंट ऑफ लैंग्वेज इज नोन। भाषा का विकास, उसको साइंटिफिक स्टडी जो की जाए उसको क्या कहा जाता है। मॉर्फोलॉजी, बिब्लियोग्राफी, पैलियोंटोलॉजी या फिलोलॉजी, राइट। भाषा के विकास को क्या कहा जाता है, ये वन वर्ड सब्स्टिट्यूशन आपको देना है। द साइंटिफिक स्टडी ऑफ द डेवलपमेंट ऑफ द लैंग्वेज इज नोन, राइट। साइंटिफिक स्टडी डेवलपमेंट ऑफ लैंग्वेज की होती है, उसको क्या कहा जाता है। उसको क्या कहा जाता है, उसको फिलोलॉजी कहा जाता है। बिब्लियोग्राफी तो किसी भी राइटर के द्वारा कुल लिखे हुए जो वर्क्स हैं उनको बिब्लियोग्राफी कहा जाता है। जैसे शेक्सपियर की बिब्लियोग्राफी है तो उसमें आपके कॉमेडी ऑफ एरर्स, द टू जेंटलमैन ऑफ वेरोना, हेनरी फोर्थ पार्ट 1 पार्ट 2, एज यू लाइक इट, जूलियस सीजर, मैकबेथ, किंग लियर, ओथेलो,
ऑल्स वेल, दैट एंड्स वेल, मेजर फॉर मेजर, टेम्पेस्ट, ये सारे आएंगे, इनको बिब्लियोग्राफी कहा जाएगा। अगला क्वेश्चन ये है, एन अलेक्जेंड्राइन इज द लास्ट लाइन ऑफ। अलेक्जेंड्राइन किसको कहा जाता है? पहले बात तो यही जान लीजिए, लास्ट लाइन तो बाद में जानेंगे हम। अलेक्जेंड्राइन जो होता है ये आयम्बिक पेंटामीटर तो समझ रहे हैं ना, पेंटामीटर में 10 सिलेबल्स होते हैं, डेकासिलेबिक होता है, और हेक्सामीटर जो होता है वहां पर 12 सिलेबल्स हो जाते हैं, राइट, 12 सिलेबल्स हो जाते हैं। पेंटा माने 5 और हेक्सा माने 6, तो जहां पे 12 सिलेबल्स हो जाएं उसको हेक्सामीटर कहा जाता है, राइट। अलेक्जेंड्राइन किसको कहा जाता है फिर? अलेक्जेंड्राइन आयम्बिक हेक्सामीटर को कहा जाता है। किसको? बहुत इंपॉर्टेंट चीज बता रहा हूं आपके पेपर के हिसाब से, आयम्बिक हेक्सामीटर को अलेक्जेंड्राइन कहा जाता है। और जो स्पेंसर का स्टेंजा होता है उसमें टोटल 9 लाइंस होती हैं, और उस 9 लाइंस में 8 लाइंस जो ऊपर की होती हैं उनको आयम्बिक पेंटामीटर में रखा जाता है, और जो 9वीं लाइन, जो लास्ट लाइन होती है वो आयम्बिक हेक्सामीटर की होती है, और उसी को अलेक्जेंड्राइन कहा जाता है। जब आप सबका सही है, अब अगर ये पूछ लिया जाए कि अलेक्जेंड्राइन क्यों कहा जाता है, अलेक्जेंडर ने लिखा था क्या, अलेक्जेंडर पोप ने लिखा था क्या, तो अब इसका जवाब क्या देंगे? तो फ्रेंच में अलेक्जेंडर पर एक पोयम लिखी गई थी इसी भाषा में, इसीलिए उसको क्या कहा जाता है? उसको अलेक्जेंड्राइन कहा जाता है। बता दो क्लास में। नेक्स्ट क्वेश्चन, राइट, अलेक्जेंड्राइन मींस iambic hexameter. The last line of Spencerian stanza is called iambic hexameter lines, and in literary form it is called Alexandrine. Right, 12 फीट की लाइन होती है iambic hexameter में, उसको कहा जाता है Alexandrine. Clear? The next question is the synonym for bona fide is. Bona fide का synonym क्या होता है? ऑप्शंस दी हैं ऑनरेबल, जेन्युइन, वेल मेड और रेम्यूनरेटिव। सिनोनिम क्या है बोनाफाइड का? बोनाफाइड का सिनोनिम होता है क्या? बताइए फटाफट, जवाब आपका देखता हूं। ऑनरेबल होता है क्या, कि जेन्युइन होता है, कि वेल मेड होता है? बोनाफाइड का जवाब जी। वेटिंग फॉर योर गोल्डन रिस्पॉन्स। जी, सबका जवाब बिल्कुल सही जा रहा है, फटाफट। कुछ का गलत भी जा रहा है जी, जैसे ज्योति कनौजिया जी का गलत है, सोनिका वर्मा जी का गलत है, ममता का गलत है, शशि सुशील जी का गलत है। अच्छा, ऐसा तो नहीं कि पिछले वाला जवाब अभी दे रहे हो तो मुझे उसे गलत लग रहा है। बोनाफाइड का सिनोनिम होता है जेन्युइन, राइट, जो बिल्कुल जेन्युइन हो उसको बोनाफाइड कहा जाता है। क्लियर? बोनाफाइड का मतलब होता है ऑथेंटिक, बोनाफाइड का मतलब होता है रियल, बोनाफाइड का मतलब होता है जेन्युइन, और इसका अपोजिट होता है मेलाफाइड। मेलाफाइड का मतलब होता है आर्टिफिशियल, मेलाफाइड का मतलब होता है जो जेन्युइन ना हो, अनरियल। क्लियर? नेक्स्ट क्वेश्चन है, अ वर्स फॉर्म यूजिंग स्टेंजा ऑफ 8 लाइंस ईच विद 11 सिलेबल। 8 लाइन का स्टेंजा और सिलेबल्स हर लाइन में 11-11, वो क्या कहा जाता है? 8 लाइन का स्टेंजा, सिलेबल सब में 11-11, उसको क्या कहा जाता है? ऑप्शन दिया हुआ है स्पेंसिरियन स्टेंजा जिसमें 9 लाइन होती हैं, तो पहले उत्तर ये नहीं होगा। बैलेड क्वाट्रेन फॉर्म में होता है 4 लाइन का स्टेंजा, ये नहीं होगा। राइम रॉयल 7 लाइन का स्टेंजा होता है, तो ये नहीं होगा। अब उत्तर नहीं बताऊंगा कि क्या होगा। अगले क्वेश्चन पर आ जाइए। अगला क्वेश्चन फिर से ग्रामर का दिया हुआ है, फिलर का दिया हुआ है, और 4 वर्ड्स सेंटेंस में लिखे हैं और 5वां ढूंढ के भरना है आपको। आई डैश हिम फॉर अ ईयर, और एक तो और मुश्किल वाला ऑप्शन दिया नहीं गया यहां पर, नहीं तो आप उत्तर उसी को लगा देते। यहां पर इसका जवाब आएगा जी, इसका जवाब है डी, आई हैव नोन हिम फॉर अ ईयर। मैं उनको
1 साल से जानता हूं। अब देखिए गलती यहां पर ये ना करिएगा कि आई हैव बीन नोइंग लगा दें। हैव बीन नोइंग नहीं लगाएंगे क्योंकि नो की कंटीन्यूअस टेंस नहीं बनता है, और जिसका कंटीन्यूअस टेंस नहीं बनता है वहां हम अननेसेसरी उसका प्रयोग नहीं करेंगे। अगला क्वेश्चन आपके स्क्रीन पर है। बहुत सारे इडियम फ्रेज आपने रट मारे हैं और उसी रट मारे में से एक जवाब यहां पर भी लगा दीजिए। पूछ रहा है कि इडियम के बारे में कौन सा सही नहीं है। डोंट बी अपसेट कविता गोयल जी, अपसेट होने के लिए क्लास नहीं है, ये क्लास आपको मोटिवेट होने के लिए है, ये क्लास आपको एनर्जेटिक करने के लिए है, ये क्लास आपको इंथुजियास्टिक करने के लिए है, ये क्लास आपको ऑप्टिमिस्ट करने के लिए है, राइट। और बिल्कुल टेंशन ना लीजिए, क्वेश्चन के बारे में थोड़ा सोचिए और सोच के आप उत्तर लगाइए। देखिए आपका कोई भी जवाब गलत नहीं होगा। एन ईडियम इज, क्या पूछ रहा है कि ईडियम क्या होता है। ईडियम के 4 डेफिनेशंस दिए और 4 में सबसे बड़ी डेफिनेशन डी में दिया है कि नन ऑफ दीज, इनमें से कोई नहीं। अब देखिए इनमें से कोई नहीं है, इसका मतलब चारों आपको पढ़ना है। ऑप्शन ए है अ कॉमन एक्सप्रेशन meant to sound sarcastic and implausible to the listeners or readers. Option B है a commonly used phrase or expression with a meaning different from a literal translation. Option C an idiotic expression repeatedly used by a cultural or language group. 3 में से एक उत्तर टिक करना है और जो सही उत्तर है वो है बी। ऐसा एक्सप्रेशन होता है जिसकी लिटरल मीनिंग कुछ और होती है, बट जब वो ईडियम बनता है, जब वो फ्रेज बनता है, तब उसकी मीनिंग कुछ और हो जाती है। जैसे गेट रिड ऑफ, गेट रिड ऑफ, और ये अलग अलग 3 वर्ड्स हैं, तीनों की मीनिंग अलग अलग, फ्रेज बना दिया तो मीनिंग कुछ और ही हो जाती है। अगला क्वेश्चन फिर से सिंपलेस्ट वाला पूछा है कि कौन सा ऐसा वर्ड है जो करेक्टली स्पेल्ड नहीं है। कौन सा ऐसा वर्ड है जो करेक्टली स्पेल्ड है, सॉरी गलत में पढ़ गया था। करेक्टली स्पेल्ड वर्ड कौन सा है, इसका उत्तर आप खुद सर्च करिएगा, मुझे जवाब देने की जरूरत नहीं है, मुझे क्वेश्चन देने की जरूरत थी और वो क्वेश्चन मैंने दे दिया है। अगला क्वेश्चन फिर से स्पेलिंग का है और फिर पूछा है आइडेंटिफाई द करेक्टली स्पेल्ड वर्ड। कॉन्शियस, कंस्पिकुअस, कंटेंशियस और कंटेजियस, ढूंढिएगा इसका उत्तर, जवाब आपको मिल जाएगा, बिल्कुल भी टेक्निकल नहीं है। अगला क्वेश्चन, ये भी क्वेश्चन स्पेलिंग का ही है और फिर पूछा है कि करेक्ट स्पेलिंग कौन सी है। देखिए ये क्वेश्चन आपके लिए इसीलिए लाया हूं क्योंकि कल आपका पेपर है और आप इनकी स्पेलिंग्स यहां देख करके अपने डायरी में नोट करके गलत सही स्पेलिंग चेक कर लीजिएगा। कल आपके पेपर में आने वाली है और एक स्पेलिंग सही का मतलब 4 नंबर आपका सही है। क्लियर? चलिए, गारंटी की स्पेलिंग आप जानते होंगे, मुझे पूरा विश्वास है। अगले का उत्तर बोल्ड है तो आपको वहां टेंशन लेने की कोई बात नहीं है। आइडेंटिफाई द करेक्टली स्पेल्ड वर्ड, ट्रेचरस, चारों दिया है और सबसे बड़ा ट्रेचरस कौन है, जो इसकी स्पेलिंग सही है वही उसका जवाब है। अगला क्वेश्चन, चूज द एग्जाम्पल ऑफ अ सेंटेंस रिटन इन द एक्टिव वॉइस। एक्टिव वॉइस, पैसिव वॉइस बहुत पढ़ा, उसका एप्लीकेशन देखिए क्वेश्चन कैसे बनता है। इनमें से कौन सा सेंटेंस है जो एक्टिव वॉइस में है? ऑप्शन ए है, आप लोग तो भाई बहुत पीछे चल रहे हो कमेंट्स में। द न्यू डिशेस हैड बीन वॉश्ड, जहां पर हैड के बाद बीन लग गया वही सेंटेंस पैसिव हो गया, मतलब उत्तर ए नहीं होगा। दूसरा दिया है शी वॉश्ड, ड्राइड एंड पुट अवे द न्यू डिशेस। वॉश्ड सेकेंड फॉर्म ऑफ द वर्ब है, ड्राइड सेकेंड फॉर्म ऑफ द वर्ब है और सेकेंड फॉर्म ऑफ द वर्ब कभी भी पैसिव में यूज नहीं होती, इसलिए उसका उत्तर यही सही है, बी। सी में फिर हैड के साथ बीन लगा है,
इसलिए वो भी पैसिव वॉइस हो गया है, वो भी एक्टिव नहीं रह गया है। इसका करेक्ट आंसर है बी। क्लियर, करेक्ट आंसर है बी। अगले क्वेश्चन पर आते हैं। नेक्स्ट क्वेश्चन पूछ रहा है कि विच सेंटेंस इज पंक्चुएटेड करेक्टली। पंक्चुएशन का भी क्वेश्चन आता है ना, इनमें से कौन सा वो सेंटेंस है जो करेक्टली पंक्चुएट किया गया है, यहां पर कॉमा फुल स्टॉप सब सही से लगाए गए हैं। देखिए, पढ़िए, सोचिए, समझिए और उत्तर बताइए। 2 क्वेश्चन कम से कम आपके पेपर में पंक्चुएशन से आएगा, वैसे 2 मैं भी लाया हूं। लिखा है द ट्विंस exchanged looks, comma, and Tess said quietly, if only we had known before. काश हमको पहले पता होता। अब काश वाला सेंटेंस डॉट डॉट लगा है, अब 4 डॉट लगा है, फुल स्टॉप होगा वहां पर कि नहीं, इनवर्टेड कॉमा क्लोज्ड। दूसरा ऑप्शन दिया है द ट्विंस एक्सचेंज लुक्स, कॉमा, एंड टेस सेड quietly, if only we had known। ये क्या इंटरोगेटिव है, आगे इंटरोगेशन लगा हुआ है। ऑप्शन सी है द ट्विंस एक्सचेंज लुक्स एंड टेस सेड क्वाइटली, कॉमा, इनवर्टेड कॉमा में if only we had known before, इनवर्टेड कॉमा क्लोज्ड, और क्वेश्चन आज जो है मार्क ऑफ एक्सक्लेमेशन। और डी ऑप्शन दिया है द ट्विंस एक्सचेंज लुक्स, कॉमा, एंड टेस्ट, फिर कॉमा और फिर सेड। अब सब्जेक्ट और वर्ब के बीच में कॉमा नहीं आता, इसलिए डी नहीं होगा, उसको हटा दीजिए। ये एक्सक्लेमेटरी सेंटेंस है। ये इफ वाला जो सेंटेंस है काश ऐसा होता, यहां पर मार्क ऑफ एक्सक्लेमेशन ही लगाया जाता है। इसका जो सही जवाब है वो जवाब है इसका सी। क्लियर, क्या जवाब है इसका? इसका करेक्ट उत्तर है सी, सी फॉर चेन्नई। नेक्स्ट क्वेश्चन देखिए, वो भी पंक्चुएशन का है। चूज द सेंटेंस करेक्ट इन पंक्चुएशन, जो पूरी तरीके से पंक्चुएट है और सही पंक्चुएट है, उसको पूछ रहा है। कौन सा है वो? Why do fairy tales always end with the sentence and they lived happily ever after? अगला ऑप्शन है Why do fairy tales always end with the sentence and they lived happily ever after? और फिर क्वेश्चन मार्क। अगला है Why, खैर है तो सब वही, खाली कॉमा और फुल स्टॉप ही इधर उधर हटे और उसी में से आपको सही जवाब बता देना है। क्या जवाब होगा भाई? सुजाता पांडे जी ने ए लिख दिया है। प्रियंका गांधी भी हमारे क्लास में आज जुड़ी हैं। चलिए प्रियंका, अच्छा है राहुल गांधी नहीं जुड़े, हाँ, नहीं तो फिर दिक्कत हो जाती। हाँ, हमारी उनकी भाषा बिल्कुल सेम हो जाती। Why do fairy tales always end with the sentence, comma, and they lived happily ever after? ए और बी में कुछ डिफरेंस दिया है कि नहीं? ए और बी में फिलहाल कोई डिफरेंस नहीं दिया है। जी मोनिका, बिल्कुल सही कहा है ना। सी में वाई डू फेरी टेल्स ऑलवेज एंड विद द सेंटेंस, कॉमा, एंड दे लिव्ड हैप्पीली एवर आफ्टर। मुझे लग रहा है कि चारों ऑप्शन बिल्कुल सेम ही दिया हुआ है। हा? और जब चारों ऑप्शन सेम दिया है, इसका मतलब बाजी आप मार गए हैं। सब करेक्ट है, कोई सा भी टिक कर दीजिए, ऑल आर सेम। जी विजयपाल बहन जी, सब बिल्कुल उत्तर सही है। आपका भी उत्तर सही है, हमारा भी उत्तर सही है, और जिसने उत्तर दिया सबका सही है। इसलिए अगले पर आ जाते हैं ना। तुम कुछ रिप्लाई ना दो, मैं समझ गया तुम्हारा रिप्लाई भाई। अगला क्वेश्चन है, एक वर्ड अंडरलाइन है और पूछा है अंडरलाइन वर्ड है क्या? शी ट्रूली enjoyed growing her own organic vegetables। वो इंजॉय किया, क्या इंजॉय किया? ऑर्गेनिक वेजिटेबल्स को ग्रो करना। अब ग्रोइंग यहां पर क्या है? एबीसीडी? जी नहीं आरती, एबीसीडी पिछला वाला था।
इसका जवाब है जीरंड। ऐसे एग्जाम में आएगा, सब उत्तर लगा के आना, फिर चैलेंज कर देंगे चल के कोर्ट में, और कोर्ट उस उत्तर को आपको सही करा देगी। शी ट्रूली इंजॉयड ग्रोइंग। ग्रोइंग यहाँ पर जीरंड का फॉर्म है, पार्टिसिपल का नहीं। यहाँ पर वो क्या हुआ है, उसने क्या इंजॉय किया, तो जो क्या का जवाब होता है वो नाउन होता है, और नाउन जो होता है वो क्या होता है, वो जीरंड होता है। अगला क्वेश्चन, विच ग्रुप शोज ओनली सुपरलेटिव्स। ऐसा कौन सा इसमें ग्रुप है जो सिर्फ सुपरलेटिव की ही बात करता है। ऑप्शंस दिए हैं, राउंडर, कंपैरेटिव हो गया, हटा दो। बी पर आओ, हैवीएस्ट, ये सुपरलेटिव है। मोस्ट रग्ड, मोस्ट सुपरलेटिव है। स्विफ्टेस्ट, वो सुपरलेटिव है। क्यूटेस्ट, वो सुपरलेटिव है। और बेस्ट, आरती सिंह है, वो सुपरलेटिव है। तो हैवीएस्ट, मोस्ट रग्ड, क्यूटेस्ट, सॉफ्टेस्ट, बेस्ट, जो सब कुछ हो वही सुपरलेटिव है। जी नीलम रानी, आप भी सुपरलेटिव जवाब दी हैं, ठीक है, सब सुपरलेटिव है यहाँ पर, और इसलिए इसका उत्तर क्या है, इसका उत्तर है बी। अगले प्रश्न पर आ जाइए, जिसका उत्तर बी ना हो करके हो सकता है कुछ और हो, ऑल करेक्ट टाइप का। लीजिए, लिटरेचर से आ गया क्वेश्चन। ऐसे पेपर में आता है क्वेश्चन कैसे, आउट ऑफ द ब्लू, पता नहीं होता अगला क्वेश्चन क्या फाट पड़ेगा हमारे ऊपर। कभी ग्रामर, कभी वोकैब, कभी ईडीएम, कभी फ्रेज, कभी फिलर, कभी लिटरेचर, बहुत सारे तरीके से आपके ऊपर तीर छोड़े जाते हैं, और जो सब तीर को इकट्ठा सह लेता है वही ब्रेव होता है, वही शेरा होता है, और नहीं तो क्या होता है, कुछ नहीं बताऊंगा। इन विच पोएम डज वर्ड्सवर्थ राइट, come forth into the light of things, let nature be your teacher। कहां पर आइए, come forth into the light of things, यहां पर things हैं उनके लाइट में आइए। come forth into the light of things, let nature be your teacher, नेचर को ही अपना टीचर होने दीजिए। come forth into the light of things, let nature be your teacher, कहां की लाइन है ये, let nature be your teacher। ऑप्शंस स्क्रीन पर है, और जवाब भी स्क्रीन पर सबका आ चुका है। लगभग जितने भी लोग जुड़े हैं सबका जवाब स्क्रीन पर ही है, और इस सब का जवाब का उत्तर क्या है, जवाब है इसका द टेबल्स टर्न्ड। कहां का उत्तर है, कहां की लाइन सही है, टेबल टर्न की। टेबल टर्न की लाइन जो है ना, बुक्स के भी बारे में बात करती हैं, और कहती हैं बुक्स बहुत बेकार चीज होती हैं, मजा तो नेचर के पास है। इसलिए अगले क्वेश्चन पर आ जाइए। हीम क्या होता है, अ हीम इज अ पोएम ऑफ जॉय, अ पोएम ऑफ लैमेंट, अ पोएम ऑफ प्रेज, कि चर्च का सॉन्ग होता है। आई नीड अ ग्लास ऑफ वाटर नाउ, राइट। पोएम ऑफ जॉय होता है, कि पोएम ऑफ लैमेंट होता है, पोएम ऑफ प्रेज होता है, कि चर्च सॉन्ग होता है। उत्तर बताइए इसमें से हीम क्या होता है। चौधरी अनु जी, कितना भी बड़ा डी लिखोगे उत्तर एक ही माना जाएगा। तबस्सुम जहान जी ने उत्तर बी लगा दिया है, और जी कंफर्म कर रहा हूं। आरती सिंह जी, क्या कंफर्म करना है, वैसा मैं तो कंफर्म ही हूं, आप लोग को डाउट होता रहता है। हीम का मतलब हिंदी में होता है भजन, जो भजन होती है उसी को हीम कहा जाता है, और जो भजन लिखता है उसको हिम्नोडिस्ट कहा जाता है। और यहां पर जो जवाब दिया है इसमें से जो करेक्ट ऑप्शन है वो है डी फॉर डेली। जी अमरीश वर्मा जी, यू मिस्ड मेनी क्वेश्चंस। कुछ ऐसे भी लोग क्वेश्चन मिस किए हैं जिनको लग रहा था कि सब पुराना वाला ही करा रहा हूं तो वही कराएंगे, इसलिए वो भी छोड़ के चले गए हैं।
बट फिलहाल अब सारे क्वेश्चंस नए हैं और यूट्यूब पर तो सब पहले से ही नए थे। नेक्स्ट क्वेश्चन की तरफ बढ़ते हैं। नेक्स्ट क्वेश्चन है, विच ऑफ द फॉलोइंग बुक्स वॉज ट्रांसलेटेड बाय जॉन कीट्स। थोड़ा सा आपके लेवल से ऊपर का क्वेश्चन है, इसलिए इसको छोड़ देते हैं उत्तर बता करके। इसका उत्तर है एनीड। Which poem of Wordsworth is considered as his greatest autobiographical epic? वर्ड्सवर्थ की कौन सी पोयम द ग्रेटेस्ट ऑटोबायोग्राफिकल एपिक कही जाती है? गिल्ट एंड सॉरो, द प्रिल्यूड, द एक्सकर्जन और पीटर पैन। ये 4 ऑप्शंस दिए हैं। इसका जवाब अभी थोड़ी देर पहले हम आपको बता चुके हैं कि टेंशन नहीं लेना है यहां पर कि जो जवाब है इसका वो है बी फॉर बॉम्बे, और बॉम्बे का मतलब है द प्रिल्यूड। व्हाट मीटर इज सोनेट रिटन इन? सोनेट किस मीटर में लिखा होता है? स्पॉन्डियाइक टेट्रामीटर, आयम्बिक पेंटामीटर, आयम्बिक टेट्रामीटर और आयम्बिक ट्राइमीटर। और इसका सही जवाब है क्या? इसका सही जवाब है आयम्बिक पेंटामीटर। सोनेट आयम्बिक पेंटामीटर में लिखे जाते हैं। अगला क्वेश्चन है, हु इन्वेंटेड द टर्म स्प्रंग रिदम? स्प्रंग रिदम किसने इन्वेंट किया था? हु इन्वेंटेड द टर्म स्प्रंग रिदम? और इसका जवाब क्या है? सब लोग जानते हैं इसका जवाब। ऑप्शंस दिया है हॉपकिंस, पूरा नाम था इनका गेराल्ड मैनली हॉपकिंस। ऑप्शन है अल्फ्रेड लॉर्ड टेनिसन, रॉबर्ट ब्राउनिंग और विलियम वर्ड्सवर्थ। इन 4 में से किसने स्प्रंग रिदम को क्वाइन किया था, इन्वेंट किया था? स्प्रंग रिदम को इन्वेंट किया था गेराल्ड मैनली हॉपकिंस ने। और एक और कंट्रीब्यूशन है हॉपकिंस का लिटरेचर में, वो है कर्टल सोनेट का। इन्होंने कर्टल सोनेट 10.5 लाइन को भी डेवलप किया था और स्प्रंग रिदम को भी। अगला क्वेश्चन पूछा है कि शेक्सपियर के निम्नलिखित प्लेस में से किसमें एपिलॉग है? एपिलॉग तो पता है ना क्या होता है, एक क्वेश्चन इस पर भी बनता है, व्हाट इज एन एपिलॉग? तो एपिलॉग जो है पूरे वर्क के लास्ट में जोड़ा जाता है। लास्ट में वो ये भी बता सकता है कि आगे इसका कंटिन्यूएशन होना है, ये भी बता सकता है कि जो अभी तक हमने किया है वो तो सिर्फ एक मजाक था। जैसे कि अ मिडसमर नाइट्स ड्रीम के लास्ट में आकर के पक बताता है, या जो टेम्पेस्ट है उसमें एपिलॉग है, और एपिलॉग यहाँ पर प्रॉस्पेरो बोलता है और वो बताता है कि हम जो अभी कर रहे थे वो सिर्फ जादू था, एक वो मैजिक था, इसके अलावा कुछ नहीं, उसको रियल बिल्कुल ना समझा जाए। तो द टेम्पेस्ट में जो है फिलहाल वो एपिलॉग है जो ऑप्शंस दिए हैं। एडिपस कॉम्प्लेक्स क्या होता है? इसका जवाब मैं हैमलेट के क्वेश्चन में दे चुका हूं। यहां पर सिर्फ उत्तर जान लीजिए कि यहां पर जो आंसर है एडिपस कॉम्प्लेक्स का वो है डी, अ सन्स अट्रैक्शन टुवर्ड्स हिज मदर। नेक्स्ट, पोएट्री की एक डेफिनेशन दी है और पूछा है कि ये डेफिनेशन किसकी है? पोएट्री इज अ क्रिटिसिज्म ऑफ लाइफ अंडर द कंडीशंस फिक्स्ड फॉर सच अ क्रिटिसिज्म बाय लॉज ऑफ पोएटिक ट्रूथ एंड पोएटिक ब्यूटी। ये पोएट्री की डेफिनेशन किसकी है? तो ये पोएट्री की डेफिनेशन आपको पता है कि पोएट्री को क्रिटिसिज्म ऑफ लाइफ मैथ्यू अर्नल्ड ने कहा है, और इसका सही जवाब मैथ्यू अर्नल्ड है। आइए रिचर्ड्स नहीं, इसका जवाब पोएट्री द क्रिटिसिज्म ऑफ लाइफ मैथ्यू अर्नल्ड है, मतलब इसका जवाब ए है। जी खुशबू शर्मा जी का जवाब सही है। अनिरुद्ध कुमार, प्रियंका गांधी, नीलम शर्मा, मीनू झा, रंजना पांडे का जवाब बी कैसे हो गया जब सबका जवाब ए हो रहा है? चलिए
व्हाट इज द सब टाइटल ऑफ द प्ले ट्वेल्थ नाइट? ये सब टीजीटी स्पेशल क्वेश्चंस हैं। सब टाइटल क्या है ट्वेल्थ नाइट की? ट्वेल्थ नाइट की सब टाइटल ऑप्शन है और व्हाट इज यू विल, और व्हाट यू विल, और व्हाट यू लाइक इट, और व्हाट यू थिंक। सबसे सिंपलेस्ट क्वेश्चन, राइट? सिंपलेस्ट क्वेश्चन है। ट्वेल्थ नाइट की सब टाइटल है व्हाट यू विल। आप क्या सोचते हैं वही इसका जवाब है, राइट? अगला क्वेश्चन फिर से बचकाना वाला है, देखते हैं कितने लोग गलत नहीं करते। इन चेंजिंग द फॉलोइंग डायरेक्ट स्पीच इनटू इनडायरेक्ट स्पीच, व्हाट चेंज इज रिक्वायर्ड इन द वर्ब ईट? एक सेंटेंस दिया है, आई नेवर ईट फिश, ही एक्सप्लेन्ड। मैं मछली कभी नहीं खाता, उसने एक्सप्लेन किया। अब अगर हमें इसको इनडायरेक्ट बनाना है तो ईट किस में चेंज हो जाएगा, यही पूछ रहा है। बताइए क्या बनाएंगे आप? ये बनाएंगे ही एक्सप्लेन्ड दैट ही नेवर ईट्स फिश, he explained that he never ate fish, he explained that he never have eaten fish, he explained no change is required। इसका जवाब क्या होगा जी? एक भाई साहब हैं जिनका नाम जूली गौतम है। अब वो भाई साहब हैं कि बहन जी हैं, ये भी मेरे लिए $1,000,000 क्वेश्चन है। जूली फीमेल ही वैसे होना चाहिए, पर जूली मेल भी हो सकता है, जूली से जूलियस सीजर भी हो सकता है। इसका जवाब जो है वो है 8, राइट? ATE हो जाएगा। और जब इनडायरेक्ट बनेगा तो नो चेंज कैसे हो जाएगा भाई साहब? सबसे पहले वही नहीं होगा। अगले प्रश्न पर आ जाइए। विद दिस की का मतलब यहां पर सोनेट, एक लाइन की पोएम है। शेक्सपियर अनलॉक्ड हिज हार्ट, इस की से शेक्सपियर ने अपने दिल का ताला खोला था। अब कौन सी की है जिसे शेक्सपियर ने ताला खोला था? वो थे सोनेट। क्लियर? अब ऐसा लगता किसको है? कॉलरिज को, पायरन को, हैजलिट को, कि वर्ड्सवर्थ को? किसको लगता है कि शेक्सपियर ने ताला खोला था अपने दिल का अपने सोनेट से? ऐसा लगता है विलियम वर्ड्सवर्थ को। क्लियर जी? नीलम बिल्कुल सही जवाब है। विलियम वर्ड्सवर्थ को ऐसा लगता है। विलियम वर्ड्सवर्थ ने सोनेट अपॉन सोनेट लिखा है और उसी में कहा है कि विद दिस की शेक्सपियर अनलॉक्ड हिज हार्ट। अगले प्रश्न पर आ जाइए। The rhyming of vowel sounds without the rhyming of consonant is known as। vowel sound की rhyming, consonant की कोई rhyming नहीं, और उसको क्या कहा जाता है? The rhyming of vowel sound अगर है तो उसको assonance कहा जाता है, और rhyming of consonant sound है तो उसको consonance कहा जाता है। फिलहाल जो जवाब है यहां पर वो जवाब है सी का। क्लियर जी? सुजाता पांडे बिल्कुल सही उत्तर है। द होली टाइम इज क्वाइट एज द नन, इसमें फिगर ऑफ स्पीच कौन सा है? मेटाफर, हाइपरबोली, पर्सनिफिकेशन, सिमिली। एज लगा हुआ है तो ऑब्वियसली क्या फिगर ऑफ स्पीच हो जाएगा? फिगर ऑफ स्पीच हो जाएगा सिमिली। अगला क्वेश्चन। The sea that bears her bosom to the moon, कौन सा फिगर ऑफ स्पीच है? सिमिली, मेटाफर, पर्सोनिफिकेशन की ऑक्सीमोरन? बताइए जवाब। जब तक आप इसका जवाब नहीं बताएंगे आगे नहीं बढ़ा जाएगा। The sea that bears her bosom to the moon, the figure of speech is। जी सबका जवाब पढ़ रहा हूं। जी नजमा नदीम खान जी बिल्कुल सही है। चौधरी अनु जी का भी, नेहा रानिया जी का भी।
ये पर्सोनिफिकेशन है, राइट, पर्सोनिफिकेशन है। यहां पर सी को बॉजम दे दिया गया है जो कि नहीं होता, और जब नॉन लिविंग को लिविंग के एट्रीब्यूट्स दे दिए जाएं तब वो क्या हो जाता है, नॉन लिविंग को जब लिविंग के एट्रीब्यूट्स दिए जाएं तब वो होता है पर्सोनिफिकेशन। नेक्स्ट क्वेश्चन, द फिगर ऑफ स्पीच इन plucked from the memory or rooted sorrow, plucked from the memory or rooted sorrow is, ये कौन सा फिगर ऑफ स्पीच है, सिमिली, मेटाफर, ऑक्सीमोरन के हाइपरबोलिक। रूटेड सॉरो, सॉरो रूटेड होता है, ऐसा होता है, ये हाइपरबोलिक है, बढ़ा चढ़ाकर एग्जैजरेट किया गया है सॉरो को कि अंदर तक बिल्कुल दुख भरा हुआ है, और जो इतना एग्जैजरेशन हो जाता है वो क्या होता है, वो हाइपरबोलिक हो जाता है। जी नेहा राणा बिल्कुल सही है। अगले प्रश्न पर आइए, ट्रेन का मतलब क्या होता है, TERRAIN, ट्रेन सिनोनिम के लिए क्वेश्चन आ सकता है, और यहां तो बिना किसी कामा फुल स्टॉप के, बिना किसी लॉजिक के जवाब देना होता है। इसका जवाब है यहां पर ट्रैक्ट ऑफ लैंड, ट्रैक्ट ऑफ लैंड को ट्रेन कहा जाता है। नेक्स्ट क्वेश्चन, बोनहोमी का मतलब क्या होता है, बोनहोमी का मतलब होता है गुड नेचर्ड। अगला क्वेश्चन, हु अमंग द फॉलोइंग इंट्रोड्यूस्ड सोनेट इन इंग्लिश पोएट्री, सोनेट किसने इंट्रोड्यूस किया था इंग्लिश पोएट्री में, इसका जवाब आप सबको पता है, बता चुका हूं इसका जवाब, कि सोनेट को इंग्लैंड में लाने वाले थे सर थॉमस यॉट, और इंग्लिश सोनेट बनाने वाले थे सर हेनरी होवर्ड। क्लियर। अगला क्वेश्चन, हु कंसीडर्ड रोमांटिसिज्म लिबरलिज्म इन लिटरेचर, किसने रोमांटिसिज्म को लिटरेचर में लिबरलिज्म कहा है, जवाब दीजिएगा इसका। हु कंसीडर्ड रोमांटिसिज्म एज लिबरलिज्म इन लिटरेचर, लिबरलिज्म इन लिटरेचर किसने कहा है रोमांटिसिज्म को? ऑप्शन है वर्ड्सवर्थ, प्लेटो, विक्टर ह्यूगो और वाल्टर पैटो। राइट, लिबरलिज्म इन लिटरेचर डिफाइन किया है रोमांटिसिज्म को किसने? जी, इसका जवाब है सी, विक्टर ह्यूगो ने। विक्टर ह्यूगो ने लिबरलिज्म इन लिटरेचर बताया है रोमांटिसिज्म को। क्लियर। अगला क्वेश्चन है, हु रोट अबाउट whom thy soul was like a star, आपकी सोल कैसी थी? आपकी सोल स्टार की तरह थी, ये किसने बताया है? thy soul was like a star, ये बताया है विलियम वर्ड्सवर्थ ने। किसको? अब उत्तर आपको पता चल गया, मिल्टन को। मिल्टन पर एक सोनेट लिखा वर्ड्सवर्थ ने, नाम था लंदन 1802, और उसमें बताया है मिल्टन thou shouldst be living at this hour, right, thy soul was like a star, right, ये मिल्टन को वर्ड्सवर्थ ने बताया है। नेचर never did betray the heart that loved her, प्रकृति को जो प्यार करता है उसको कभी धोखा नहीं देती, ये किसकी लाइन है? नेचर never did betray the heart that loved her, ये तो कंफर्म है कि वर्ड्सवर्थ की लाइन है, और ये टिंटन एबी की लाइन है। जी बिल्कुल सही जवाब दिया है आप लोगों ने। नेचर नेवर डिड बीट्रे द हार्ट दैट लव्ड हर, ये लाइन है टिंटन एबी की। टिंटन एबी एक ऐसी पोएम है जहां पर वर्ड्सवर्थ माइग्रेशन की बात करते हैं, जहां पर वो बचपन के दिनों की याद करते हैं, 5 साल के पहले की बात करते हैं, 5 साल पहले क्या थे और अब क्या हो गए हैं, राइट, उसकी बात करते हैं। अगले में फिर एक कोटेशन दिया है और पूछा है कि ये लाइन कहां से है, हम पैदा किस लिए हुए हैं? Our birth is but a sleep and forgetting, the soul that rises with us, our life star, जो सोल हमारे अंदर है ना, वो हमारे लाइफ की स्टार है। ये लाइन भी वर्ड्सवर्थ की है। और ये कहाँ की लाइन है? ये लाइन है उनके इमोर्टैलिटी ओड की।
राइट, आवर बर्थ इज बट स्लीप एंड फॉरगेटिंग, द सोल दैट राइजेस विद अस, आवर लाइव्स स्टार, ये इमोर्टैलिटी ओड का है। अगला क्वेश्चन गाल्सवर्दी का, गाल्सवर्दी की ट्रेजेडीज क्या है? ट्रैजिक कॉमेडीज हैं, हीरोइक कॉमेडीज हैं, सॉरी हीरोइक ट्रेजेडीज हैं, सोशल ट्रेजेडीज हैं कि क्लासिकल ट्रेजेडीज हैं? गाल्सवर्दी की ट्रेजेडीज क्या है? गाल्सवर्दी की ट्रेजेडीज हैं सोशल ट्रेजेडी। उत्तर क्या है? उत्तर है यहां पर सोशल ट्रेजेडी, सी जवाब है इसका। अगला प्रश्न, डॉल्स हाउस किसने लिखा है? गुड़िया का घर, डॉल्स हाउस, जॉन गाल्सवर्दी, जॉन मिल्टन, हेनरिक इब्सन, जॉर्ज बर्नार्ड शॉ। गाल्सवर्दी का प्ले नहीं है ये प्ले है हेनरिक इब्सन का, डॉल्स हाउस। और डॉल्स हाउस पूरी तरीके से एक फेमिनिस्टिक प्ले है जिसकी हीरोइन होती है नोरा हेल्मर, और अपने हस्बैंड को छोड़ करके वो चली जाती है, और इसीलिए वो प्ले न्यू वुमन के कंसेप्ट पर बेस्ड होता है। उसका नाम है हेनरिक इब्सन। और हेनरिक इब्सन कहाँ के थे? हेनरिक इब्सन इंग्लिश राइटर नहीं है, नॉर्वेजियन राइटर हैं, लेकिन वो अपने इस प्ले के लिए बहुत फेमस हैं। अगला क्वेश्चन है, नेम द क्रिटिक हु रिमार्क्स जस्टिस is a commentary upon the prison administration of the period। उस क्रिटिक का नाम बताना है जिसने ये कहा है कि जस्टिस, जो कि गाल्सवर्दी का एक प्ले है, ये जेल सुधार पर एक कमेंट्री है, एक टिप्पणी है। और इसका सही जवाब क्या है? इसका सही जवाब है ए सी वर्ड। जी सुजाता, इसका जवाब है ए सी वर्ड है इसका जवाब, जिसने कहा है कि जस्टिस एक कमेंट्री है, राइट, जेल रिफॉर्मेशन पर। अगला क्वेश्चन है, फाल्डर कैरेक्टर कहां है? बहुत सिंपल सा है, फाल्डर जस्टिस में कैरेक्टर है, और नहीं भी है तो चेक करिएगा एक बार कहां पर है। अगला क्वेश्चन, स्ट्राइफ किस चीज को ड्रामेटाइज करता है? स्ट्राइफ ड्रामा बिटवीन लवर्स, इंटरपर्सनल रिलेशनशिप, आई स्ट्राइक की वॉर। स्ट्राइफ एक स्ट्राइक से डील करता है जो एक फैक्ट्री में हो जाती है, और इसीलिए उसका नाम ही स्ट्राइफ है। जवाब है उसका सी। नेक्स्ट, राउंड कैरेक्टर, क्वेश्चन थोड़ा नीचे करिए। अ कैरेक्टर विच ऑलवेज रिमेन्स ऑलमोस्ट अनचेंज्ड थ्रू आउट द स्टोरी इज कॉल्ड। ऐसा कैरेक्टर जो पूरी स्टोरी अनचेंज होता है, जो कभी बदलता ही नहीं, एक समान होता है, उसको क्या कहा जाता है? उसको फ्लैट कैरेक्टर कहा जाता है, जो कभी बदले ना। E.M. फॉस्टर ने एक ऐसे लिखा था, नाम था उसका एस्पेक्ट्स ऑफ नॉवेल्स, और एस्पेक्ट्स ऑफ नॉवेल में उन्होंने दो टाइप के कैरेक्टर्स की बात की थी, राउंड कैरेक्टर्स और फ्लैट कैरेक्टर्स। राउंड कैरेक्टर्स वो कैरेक्टर्स होते हैं जो थ्रू आउट द टेक्स्ट बदलते रहते हैं, शिफ्टिंग करते रहते हैं, और फ्लैट कैरेक्टर्स वो होते हैं जो बिल्कुल फ्लैट होते हैं, कभी नहीं बदलते, हमेशा सेम होते हैं। अगला क्वेश्चन है, द अनब्रोकन फ्लो ऑफ थॉट एंड अवेयरनेस इन द वेकिंग माइंड इज कॉल्ड। सोते हुए नहीं, जागते हुए व्यक्ति के दिमाग में जो एक धारा चलती है, विचारों की कंटिन्यूटी होती है, उसको क्या कहा जाता है? ऑप्शंस हैं स्ट्रीम ऑफ कॉन्शियसनेस, एपिफैनी, निगेटिव कैपेबिलिटी और ऑब्जेक्टिव कोरिलेटिव। स्ट्रीम ऑफ कॉन्शियसनेस इसका जवाब है। एपिफैनी भी इंपॉर्टेंट क्वेश्चन है, उसका मतलब होता है सडन रेवलेशन।
निगेटिव कैपेबिलिटी कीट्स का टर्म है शेक्सपियर के लिए। ऑब्जेक्टिव को रिलेटिव को पॉपुलर करने वाले टीएस इलियट थे। तो ये सारे ऑप्शंस आपको बता रहा हूं ताकि आप इन ऑप्शंस को भी जानिए और इन पर भी अपने उत्तर सही करिए पेपर में। गाल्सवर्दी का पहला प्ले कौन सा है? ये है अगला क्वेश्चन आपकी स्क्रीन पर। गाल्सवर्दी का पहला प्ले जस्टिस है कि सिल्वर बॉक्स की जॉय की लॉयलिटीज। गाल्सवर्दी का फर्स्ट प्ले है जस्टिस। आई होप कि आपको खूब बोर कर रहा हूं, बट आप हमारा कुछ नहीं कर सकते। होते रहिए बोर कल तक, और पेपर देकर के आएंगे, बड़ा सुकून मिलेगा। लिटिल मैन ही बिग मैन बनता है। लिटिल मैन भी गाल्सवर्दी का एक प्ले है। अगला क्वेश्चन वही पूछा है कि लिटिल मैन किसका प्ले है? लिटिल मैन गाल्सवर्दी का ही एक प्ले है। अगला क्वेश्चन है व्हाट काइंड ऑफ वर्क इज सैमसन अगोनिस्ट? सैमसन अगोनिस्ट किस टाइप का वर्क है? वर्स प्ले है, एपिक है, लिरिक ड्रामा है कि शॉर्ट स्टोरी है? सैमसन अगोनिस्ट थोड़ा थोड़ा ऑटोबायोग्राफिकल वर्क है, जॉन मिल्टन का है। इसका भी प्रोटैगनिस्ट ब्लाइंड होता है और सही जवाब इसका यह है कि ये वर्स प्ले है। इसका उत्तर ए है। क्लियर? क्या है इसका उत्तर? इसका उत्तर ए है कि सैमसन अगोनिस्ट एक वर्स प्ले है। जॉन मिल्टन किस एज के हैं? एलिजाबेथन, जैकोबियन, कैरोलिन और प्योरिटन। एलिजाबेथन एज 1558 से 1603 तक है, जब मिल्टन पैदा नहीं हुए थे। मिल्टन जब पैदा हुए 1608 के दिसंबर में, तो जेम्स फर्स्ट किंग था, जैकोबियन पीरियड था। 1625 में जेम्स फर्स्ट की डेथ हुई, जैकोबियन पीरियड खत्म हुआ। कैरोलिन पीरियड शुरू हुआ 1625 से 1649 तक कैरोलिन पीरियड चला, जब चार्ल्स सेकंड का मर्डर हुआ। और फिर कॉमनवेल्थ पीरियड शुरू हुआ 1649 से लेकर के 1660 तक, और मिल्टन इन तीनों में थे। और इन तीनों में तो तीनों तो उत्तर लगा नहीं सकते। मिल्टन का जो पूरा पीरियड है उसको प्योरिटन पीरियड कहा जाता है, इसलिए उसका उत्तर है डी। अगला प्रश्न, मिल्टन को लेडी ऑफ क्राइस्ट किसने कहा है? हु कॉल्ड मिल्टन द लेडी ऑफ क्राइस्ट? डॉक्टर जॉनसन ने, मैथ्यू अर्नल्ड ने, उनके दोस्तों ने, कि किंग चार्ल्स फर्स्ट ने? मिल्टन को किसने लेडी ऑफ क्राइस्ट कहा है? क्यों कहा है ये तो आप जानते ही होंगे, क्योंकि मिल्टन क्राइस्ट कॉलेज में पढ़ते थे और मिल्टन इतने खूबसूरत थे कि वो हैंडसम कम ब्यूटीफुल ज्यादा थे, और इसलिए उनके क्लास के दोस्त आपके ही टाइप के थे और इसलिए उनको लेडी कहा करते थे। लेडी ऑफ क्राइस्ट उनका नाम रख दिया गया था उनके खूबसूरती की वजह से, इसलिए इसका जो जवाब होगा वो होगा सी। डोंट थिंक कि क्लासमेट थे कविता, दे वर क्लासमेट्स। और हर दोस्त कमीना होता है और वही ऐसा नाम रख सकता है और कोई नहीं रख सकता। चलिए अगला क्वेश्चन भी उन्हीं के दोस्त पर है। लिसिडस एक एलिजी थी मिल्टन के दोस्त पर। ऑप्शन बता दीजिए कि कौन सा दोस्त था जिस पर लिसिडस एलिजी थी, और उतना हंसिए, आंसर बताइए। लिसिडस कमेमोरेट्स द डेथ ऑफ मिल्टन्स फ्रेंड किंग एडवर्ड, द डेथ ऑफ हिज फ्रेंड एडवर्ड किंग, द किंगशिप ऑफ चार्ल्स फर्स्ट, कि नन ऑफ द अबव। बताइए, चार ऑप्शन नहीं आपके पास, तीन ही ऑप्शन है, ए, बी और सी। और देखिए इसमें से क्या जवाब है। जी सारिका सिंह, बिल्कुल सही। ये भी एक यूट्यूब का फायदा है कि अपना उत्तर ना जानिए तो जो पहला उत्तर टाइप कर दे वही टाइप कर दो, बट ये फायदा आपको कल भी मिलेगा पेपर में कि आगे वाले जो भरा पीछे वाले भर दें। नहीं, लिसिडस एलिजी है
मिल्टन के फ्रेंड एडवर्ड किंग पर। अगला क्वेश्चन, एडवर्ड किंग पर एलिजी है, उत्तर है इसका बी। मिल्टन रोट व्हाट? ट्रैक्ट्स ऑन डिवोर्स। दिक्कत क्या है, पूछा है कितने, मिल्टन ने कितने ट्रैक्ट्स लिखे डिवोर्स पर? 4, 5, 6, 7। मिल्टन की पहली वाइफ, मिल्टन उनको डिवोर्स देना चाहते थे और उसने डिवोर्स नहीं लिया और मिल्टन वकील बन गए फिर डिवोर्स के, और उन्होंने 4 ट्रैक्ट्स लिख डाले जिनको डिवोर्स ट्रैक्ट्स कहा जाता है। बहुत चालाक होते हैं राइटर लोग। यहाँ बीवी से झगड़ा हुआ, नॉवेल लिख डाले। तलाक नहीं लिया तो चर्च डिवाइड कर दिए। तलाक नहीं हुआ, ट्रैक्ट्स लिख डाले, उपदेश देना शुरू कर दिए। और मर गए, दूसरी शादी मर गई तो दूसरी शादी किए, दूसरी मर गई तो तीसरी भी कर लिए, और अपना मर गए तो कुछ नहीं। अगले क्वेश्चन पर आइए, विच ऑफ द फॉलोइंग वाज हाईली क्रिटिकल टू जॉन मिल्टन? 4 नाम रखा हुआ है, मतलब लिखा हुआ है, और उसमें ये आपको बताना है कि कौन बंदा ऐसा है जो मिल्टन की खूब आलोचना किया जितना कर पाया है। मतलब मिल्टन का सबसे बड़ा क्रिटिक कौन है? मैथ्यू अर्नल्ड, टी.एस. एलियट, वर्ड्सवर्थ की लिटरेरी डिक्टेटर डॉक्टर सैमुअल जॉनसन। मिल्टन का जो सबसे बड़ा क्रिटिक है वो है सैमुअल जॉनसन। उत्तर है इसका डी। खूब मजा ले रहे हो आप लोग हमारी क्लास में ना। चलिए कोई बात नहीं, लेते रहिए मजा, मजा जिंदगी का लेते रहना चाहिए। विच ऑफ द फॉलोइंग, अब तो एक शादी भी पता नहीं होगी कि नहीं। अरे अगर नौकरी ना लगी ना तो पक्का नहीं होगी शादी। कौन लड़की आएगी अपनी जिंदगी बर्बाद करने बेरोजगार के साथ? अब बेरोजगारों की शादियां नहीं होती हैं, रोजगार वालों की तो हो ना रही, बेरोजगार की क्या होगी। चलिए अगला क्वेश्चन, इतना बड़ा मैसेज लिख दियो संध्या। आई एम आउट ऑफ रेस ऑल्दो आई एम अटेंडिंग योर क्लास राइट नाउ। आई प्रेफर योर टीचिंग। आई एम क्लास CBSE प्राइवेट बॉर्डर एरिया, ऑल पोस्ट एक्सपीरियंस ऑफ टीचर एंड एडमिन टू, बट आई फील वेरी सॉरी फॉर गवर्नमेंट हाउ दे आर डीलिंग। सब पता है क्या लिखा है। संध्या सिंह जी हमको भी मैसेज करना, बाद में देखेंगे जी। अगला क्वेश्चन पर आ जाइए कि विच ऑफ द फॉलोइंग इज नॉट एन ऑटोबायोग्राफिकल वर्क? इनमें से कौन सा वर्क ऑटोबायोग्राफिकल नहीं है? पैराडाइज लॉस्ट, ऑन हिज ब्लाइंडनेस, सैमसन अगोनिस्ट, और ऑन द मॉर्निंग ऑफ क्राइस्ट नेटिविटी। और जवाब तो सबने दे ही दिया है, सबका जवाब है डी, और वही सही है। पैराडाइज लॉस्ट में भी ऑटोबायोग्राफिकल ट्रेट्स हैं, सैमसन एगोनिस्ट में भी ऑटोबायोग्राफिकल ट्रेट्स हैं, और ऑन हिज ब्लाइंडनेस तो उनके ब्लाइंड होने पर है ही। अगला क्वेश्चन है कि मिल्टन ने रेजिसाइड को अपने किस वर्क में डिफेंड किया था? मिल्टन डिफेंडेड रेजिसाइड। रेजिसाइड का मतलब होता है राजहत्या। अपने किस वर्क में किया था? मिल्टन ने अपने 2 वर्क्स में स्पेशली रेजिसाइड को डिफेंड किया है। एक बुक का नाम था द टेन्योर्स ऑफ इंग्लिश किंग्स एंड मजिस्ट्रेट्स, और दूसरे बुक का नाम था जो आपके ऑप्शन में है आइकोनोक्लास्ट। राइट, आइकोनोक्लास्ट और द टेन्योर्स ऑफ इंग्लिश किंग्स एंड मजिस्ट्रेट्स में उन्होंने डिफेंड किया है किसको? रेजिसाइड को। चार्ल्स फर्स्ट के मर्डर को उन्होंने डिफेंड किया है आइकोनोक्लास्ट में। अगला क्वेश्चन है कि मिल्टन लैटिन सेक्रेटरी थे, तो क्वेश्चन में जवाब भी है कि मिल्टन क्या थे? लैटिन सेक्रेटरी। और कब थे यह क्वेश्चन पूछा है? रेस्टोरेशन पीरियड में, कैरोलियन पीरियड में, कॉमनवेल्थ पीरियड में, कि सिविल वॉर के पीरियड में? जवाब सबको पता है, क्या लिखा है आपने भाई? मूर्ति भंजक। वाह, रंजना पांडे जी ने आइकोनोक्लास्ट का जबरदस्त वर्ड लिखा है, मूर्ति भंजक।
जो मूर्ति का भंजन करे। तो कौन सी मूर्ति बनाई थी मिल्टन ने जिसको तोड़ रहे थे? मूर्ति भंजक का वहां पर मतलब है किसी आइडियोलॉजी को, किसी विचार को, किसी परंपरा को तोड़ना, वो होता है आइकोनोक्लास्ट। जो लीग का फकीर ना हो, जो डिफरेंट सोचे, वो आइकोनोक्लास्ट होता है। मिल्टन लैटिन सेक्रेटरी कब थे? कॉमनवेल्थ पीरियड में, जब चार्ल्स सेकंड का मर्डर हुआ और फिर जो एक सत्ता आई वो किंगशिप नहीं थी, मोनार्की नहीं थी, एक टाइप की मिलिट्री डिक्टेटरशिप थी ओलिवर क्रॉमवेल के पीरियड में, तब इनको लैटिन सेक्रेटरी बनाया गया था। मुझे लग रहा है कि अब बहुत हो गए क्वेश्चंस आपके लिए। बहुत सारे क्वेश्चन इतने में से आपके पेपर में टकरा जाएंगे। एक स्क्रीन पर है, उसको देख ही डालिए। थिएटर्स क्लोज कब हुए थे? 1942 में कि 1660 में कि 1642 में कि 1660 में? 2 बार ऑप्शन दिया है, इसका मतलब कि दोनों नहीं होगा। अब 1942 आपके सिलेबस में नहीं है तो उत्तर 1642 है। 1642 में कौन होगा? 1642 में थिएटर्स क्लोज कर दिए गए थे और वो सिविल वॉर का भी टाइम था। क्लियर? अगला वर्ष, अगला क्वेश्चन है कि चार्ल्स फर्स्ट मारे कब गए थे? और इसका उत्तर है 1649 और ये भी ऑप्शन में नहीं दिया है। 1649 में मर्डर हुआ था चार्ल्स फर्स्ट का। क्लियर? आज बहुत सारी आपको शुभकामनाएं देते हुए आपके पेपर के लिए क्लास यहां पर वाइंड अप करूंगा, यहां पर क्लोज करूंगा। आराम से खाना खाइए, सो जाइए, सुबह उठिएगा, डेली रूटीन की तरह अपना काम करिएगा। मौका नहीं निकालिएगा कल पढ़ने के लिए, कल पढ़ोगे वो सब कंफ्यूज हो जाओगे। आज तक जितना कर लिया, आराम से बिताइए अपना 24 घंटे का। 24 घंटे भी नहीं बचे हैं, 15 घंटे का टाइम, और आराम से सुबह उठिए फ्रेश माइंड से, न्यूज़पेपर पढ़िए, चाय पीजिए और जाइए अपना पेपर दीजिए। बहुत सारी शुभकामनाएं, ऑल द बेस्ट। कल शाम को होपफुली फिर मिलूंगा आपके पेपर को लेकर के और उसके डिस्कशन को लेकर के, राइट? कुछ सॉल्व के साथ, सोल्यूशन के साथ, डाउट के साथ, और कल नहीं तो परसों तो पक्का है। ठीक है, चलिए, बहुत सारी शुभकामनाएं। वेरी वेरी बेस्ट विशेस फ्रॉम माय साइड। ऑल द बेस्ट, गुड लक।